मतलब आप अर्थक्वेक वेव को सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। और सिस्मिक वेव्स किस तरह हेल्पफुल है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डिटरमिन करने के लिए। अब अर्थक्वेक वेव्स तब जनरेट होती हैं जब अर्थक्वेक आता है, उससे डिफरेंट किस्म की डिस्टॉर्शन और डिस्प्लेसमेंट होती है विद एन अर्थ ना। अब सिस्मिक वेव्स की जब मैं बात करता हूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक वेव्स, तो सिस्मिक वेव्स जो है ना 3 टाइप्स की होती हैं। उसमें जो फर्स्ट टाइप है मैं बुलेट्स की फॉर्म में आपको बताऊंगा, बिल्कुल कंसाइज, ताकि आपको ये ऑब्जेक्टिव में है ये सब्जेक्टिव में आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब 3 टाइप्स ऑफ सिस्मिक सर वेव्स हैं, तो कैन यू फर्स्ट, शेयर योर स्क्रीन? सॉरी, सर जो स्लाइड्स आप पढ़ रहे हैं वो स्क्रीन पे अगर शो कर दें तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। स्लाइड्स नहीं, ये मेरे अपने नोट्स हैं, तो उसमें मैं आपको डिक्टेट करवा देता हूँ। स्लाइड्स नहीं है सर, मेरे अपने नोट्स लिखे हुए हैं, तो तभी मैं बड़ा स्लो स्लो आपको चीजें पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ। अच्छा, 3 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स हैं। जो फर्स्ट है उनको एल वेव्स या सरफेस वेव्स कहते हैं। दीज वेव्स ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब इसके नाम से पता चल रहा है कि सरफेस वेव्स या एल वेव्स वो होती हैं जो ट्रेवल करती हैं अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक हो गया। बाकी 2 वेव्स जो है ना वो बॉडी वेव्स हैं। टोटल 3 वेव्स हैं, एक सरफेस वेव है, 2 जो है ना वो बॉडी वेव्स हैं। सरफेस वेव्स वो वेव्स जो अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ ट्रेवल करती हैं, जिनको एल वेव्स भी कहते हैं। और दूसरी जो 2 वेव्स हैं बॉडी वेव्स हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ विद इन इनसाइड द अर्थ जो है ना वो ट्रेवल करती है। उसमें पहली वेव है उसको पी वेव्स भी कहते हैं, कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, और पुश वेव्स भी कहते हैं। ये सेम नेम है। ऑब्जेक्टिव में आपसे कुछ पूछ लें, पी वेव्स या कंप्रेशनल वेव या पुश वेव्स, ये सेम ही चीज होती है। अच्छा, ये क्या होती हैं? दीज वेव्स मूव द मटेरियल, मतलब विद इन द अर्थ, अर्थ के अंदर जो मटेरियल है उसको मूव करते हैं पैरेलल टू देयर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ में जो भी मिनरल्स हैं, उनके वाटर वेपर्स हैं, रॉक्स हैं, उनको अपनी डायरेक्शन के पैरेलल मूव करते हैं। उनको कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं, पी वेव्स भी कहते हैं, पुश वेव, मतलब पुश करती हैं जो मटेरियल ऑफ अर्थ है उनको पुश करती हैं, उनको ट्रेवल करती हैं विद इन देयर डायरेक्शन ना, टुवर्ड्स देयर डायरेक्शन। दीज वेव्स मूव द मटेरियल्स पैरेलल टू देयर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। और इनमें एक ये है इनकी कैरेक्टरिस्टिक कि दीज वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड मटेरियल। ये 3 वेव्स हैं, इसमें सिर्फ जो पी वेव है वो लिक्विड मटेरियल से ट्रेवल कर सकती है, अदरवाइज बाकी जो 2 वेव्स हैं वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में कंप्लीट जो है ना वो सॉलिड मटेरियल नहीं है, कुछ मोल्टन मटेरियल्स भी हैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन किस तरह हुई हुई है। तो जो सिर्फ पी वेव्स हैं दे कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड मटेरियल ना। अच्छा, सेकंड बॉडी वेव या ओवरऑल थर्ड वेव जो है उसको एस वेव्स कहते हैं, शेयर वेव्स भी कहते हैं, और शेक वेव्स भी कहते हैं। These waves move the material perpendicular to their direction of movement. P waves क्या थी कि वो मटेरियल को मूव करते हैं पैरेलल टू देयर डायरेक्शन, S waves perpendicular to their direction of movement। ये इनके पहला डिफरेंस है। और सेकंड डिफरेंस ये है कि जो S waves हैं दे कांट ट्रैवल थ्रू लिक्विड, लिक्विड मटेरियल से ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक होगी। मतलब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 3 वेव्स हैं, एल वेव या सरफेस वेव जो सरफेस के अलॉन्ग ट्रेवल करती हैं, पी वेव्स वो होती हैं जो मटेरियल को मूव करती हैं पैरेलल टू देयर डायरेक्शन, जो लिक्विड में से लिक्विड मटेरियल से ट्रेवल भी कर सकती हैं। और एस वेव्स वो होती हैं जो मूव करती हैं मटेरियल परपेंडिकुलर टू देयर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और ये दे कैन नॉट प्रोपिगेट, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड मटेरियल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? सर एस वेव का बता दें एक बार। एस वेव्स दोज वेव्स which travel the material within the earth perpendicular to the direction of movement। वो वेव्स जो मटेरियल ऑफ अर्थ को डिस्प्लेस करती हैं या उनको मूव करती हैं अपनी जगह से परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। अगर उनकी डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ तो वो परपेंडिकुलर उसको मूव करेंगे ईस्ट से वेस्ट में। ये इनका मेन डिफरेंस है। एस वेव को शेयर वेव्स भी कहते हैं, शेक वेव्स भी कहते हैं, एस वेव स्टैंड फॉर।
पी वेव्स भी कहते हैं, इसका नाम है सिंपल। जरूरी नहीं आपसे वो पूछे ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में शॉर्ट नोट्स में कि एस वेव्स क्या होती हैं, तो जरूरी नहीं कि सॉरी जरूरी नहीं वो आपसे पूछे कि शेक वेव्स क्या होती हैं, वो कह सकते हैं एस वेव्स क्या होती है ना। तो एस वेव्स बेसिकली शेयर वेव्स भी इन्हें कहते हैं और शेक वेव्स भी कहते हैं। पी वेव्स को पुश वेव्स भी कहते हैं और कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ये बस बेसिकली ये था कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें हमें सिस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स की मदद से हम उनको स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो वेव्स कितने किस्म की होती हैं? वो तीन टाइप्स की होती है। एक सरफेस वेव होती है, दो बॉडी वेव्स होती हैं। जो दो बॉडी वेव्स हैं उसमें एक एस वेव है जो परपेंडिकुलर चीजों को मूव कर रही होती है, और पी वेव है जो पैरेलल चीजों को मूव कर रही होती है। फर्स्ट वेव को एल वेव या सरफेस वेव कहते हैं। ये बस सिंपल था आपको कि वेव्स को बताना कि अब ये इसमें तो इसमें कोई मुझे नहीं है इनका एब्रीविएशन पता कि एल वेव्स क्यों कह रहे होते हैं। ये उन्होंने जस्ट जस्टिफिकेशन सॉरी जस्ट उन्होंने नाम रखे हुए हैं, पी वेव, एल वेव, एस वेव। मे बी ये उनकी शेप्स की वजह से होंगे या जिस तरह भी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसकी कोई एब्रीविएशन होनी है। और ये तीन वेव्स आपको पता होनी चाहिए। अब इन वेव्स की मदद से हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है ना वो डिटरमिन करते हैं। उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का आपने एरिया डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंट थ्योरीज हैं। अब जो फर्स्ट सबसे पहली जो थ्योरी है उसमें वो ये कहते हैं, ये आर ए डेले एक साइंटिस्ट था, ज्योग्राफिस्ट था। आर ए डेले, डी ए डबल एल वाई ना, आर ए डी ए सॉरी मतलब आर भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल है। उसका नाम है आर ए डेले ना, आर ए डी डेले, डी ए डबल एल वाई ना। अब उसने किस तरह क्लासिफिकेशन की है? उसने कहा जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है अगर हम उसको डिटरमिन करें विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक वेव्स, तो उसके चार स्ट्रक्चर बनते हैं या चार लेयर्स बनती हैं। आर ए डेले ये कहता है। पहले वो कहता है सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो है ना लिथोस्फीयर लेयर है, जिसका एरिया जो है सरफेस ऑफ अर्थ से डाउन आप जाएं तो 80 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर होती है। और ये जो लिथोस्फीयर है ये ज्यादातर बनी होती है सेडिमेंट्री रॉक से। मैं आगे आपको अगला टॉपिक रॉक्स ही पढ़ाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि तीन किस्म के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और कैटास्ट्रॉफिक रॉक्स ना। उनको किस तरह डिफाइन, जो उसको मेटामॉर्फिक भी कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक ना। अब आर डेले की थ्योरी ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है ना ये चार लेयर से मिलकर बना होता है। इज कंपोज्ड ऑफ फोर लेयर। फर्स्ट लेयर इज लिथोस्फीयर having area of 80 kilometer from the surface of earth to downward, and it is composed of sedimentary rocks. आर डेली ये कहता है कि सरफेस ऑफ अर्थ जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है वो चार लेयर से मिलकर बना होता है। पहला जो लेयर है वो लिथोस्फीयर है, जिसका एरिया 80 किलोमीटर है फ्रॉम क्रस्ट टू डाउनवर्ड। और ये लेयर जो है ना ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी होती है। ठीक है, मैं आपको ना टाइप भी कर देता हूँ। पहले है जी लिथोस्फीयर। मैसेज नहीं हुआ। भी मैसेज देखिए, नहीं कोई नहीं, मैं टाइप कर लेता हूँ। आप ये लिख दें लिथोस्फीयर ना। अच्छा लिथोस्फीयर है। सेकंड है एस्थेनोस्फीयर, ASTHENO आगे स्फीयर, एस्थेनोस्फीयर ना। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 360 किलोमीटर। पहला है लिथोस्फीयर जो है 80 किलोमीटर तक। सेकंड है एस्थेनोस्फीयर, ये 80 से 360 तक है। ठीक है जी। और ये सॉफ्ट रॉक से बने होते हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ कि सॉफ्ट रॉक्स कौन सी होती है, हार्ड रॉक्स कौन सी होती है। ठीक है। थर्ड है मेसोस्फीयर, इसका एरिया है 360 से 2400 मतलब 2400 किलोमीटर तक है। थर्ड है स्ट्रेटोस्फीयर, इसका जो है ना बिलो 2400 किलोमीटर है इसका एरिया ना। अब मैं दोबारा बताता हूँ,
और डेले कहते हैं कि 4 लेयर्स हैं स्फीयर की। पहली है लिथोस्फीयर जो 80 किलोमीटर तक है, जो सेडिमेंट्री रॉक से बनी होती है। स्टेनोस्फीयर है वो 360 किलोमीटर तक उनका एरिया है। मेसोस्फीयर है 2400 तक इनका एरिया है, 2400 किलोमीटर तक। और जो सेंट्रोस्फीयर है ये बेसिकली क्रिस्टलाइन जो ना 2400 किलोमीटर ऑनवर्ड नीचे तक है। अब उसमें मैं बताता हूँ आपको कि टोटल एरिया कितना है। मैं आगे डिफरेंट थ्योरीज में, मतलब इसकी थ्योरी में उसने आगे एरिया नहीं बताया। उसने कहा कि बिलो 2400 किलोमीटर बिलो जितना भी एरिया है वो सेंट्रोस्फीयर है। ये सेंट्रोस्फीयर सी है, सेंट्रोस्फीयर सेंट्रोस्फीयर सेंट्रोस्फीयर। आप लोगों को आवाज समझ आ रही है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? ये बिल्कुल शॉर्ट सी थ्योरीज हैं। इस थ्योरी में क्या है कि हमने सिर्फ एरिया डिफाइन करना है कि कितने लेयर्स की बनी है, कितना इनका एरिया है। पहली है लिथोस्फीयर, देन स्टेनोस्फीयर, देन मेसोस्फीयर, देन सेंट्रोस्फीयर ना। अब लिथोस्फीयर है 80 किलोमीटर तक है, स्टेनो 360 तक है, और मेसोस्फीयर 2400 तक है, और इस 2400 से डाउनवर्ड जितना भी वो सेंट्रोस्फीयर है। अच्छा, जो सेकंड थ्योरी है वो साइंटिस्ट है जेफरे, JEFFREYS। जेफरे ये कहता है कि जो अर्थ है इसमें 4 लेयर्स हैं। सबसे पहला लेयर जो है ना वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। अच्छा, इसमें आपको और बात बताऊं कि कुछ साइंटिस्ट जो है ना वो एरिया डिफाइन करते हैं, कुछ सिर्फ उसकी कंपोजिशन डिफाइन कर देते हैं कि किस चीज से बना हुआ है। वो सेग्रीगेट नहीं करते, वो डिफरेंशिएट नहीं करते कि इनका एरिया कितना है ना। वो कहते हैं कि एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन वो कुछ एरियाज डिफाइन कर देते हैं, और कुछ जो है ना वो कंपोजिशन बताते हैं कि किस चीज से मिलके बने हुए हैं ना। अब जेफरे है वो कहता है कि पहली लेयर जो है ना वो सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। सेकंड वो कहता है कि ग्रेनाइट से बनी हुई है, GRANITE। ग्रेनाइट जो है ना ये बेसिकली इग्नियस रॉक्स है और हार्डेस्ट मटेरियल है। ये आप सिर्फ ये, मैं नो डाउट जो मतलब एवरीडे साइंस इसमें क्लेमिंग है, यू शुड हैव टू मेमोराइज थिंग्स ना। मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये ग्रेनाइट और ये सारी चीजें क्या है, रॉक्स वगैरह ना। अगला टॉपिक हम वही रॉक्स ही करेंगे, लेकिन आपको ये चीजें इस हद तक पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है वो किन वेव से की हेल्प से हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो 4-5 मेन साइंटिस्ट हैं, जो जियोग्राफिस्ट हैं या जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या थ्योरीज दी हैं अर्थ को डिस्क्राइब करते वक्त ना। अब वो थर्ड करता है लेयर कि जो फर्स्ट लेयर है वो सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है, सेकंड ग्रेनाइट से बनी हुई है। ग्रेनाइट बेसिकली इग्नियस रॉक्स है और हार्डेस्ट मटेरियल है। थर्ड लेयर वो कहते हैं थिकिलाइट से और डियोराइट से बने होते हैं। ये रॉक्स के टाइप्स हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, थिकिलाइट एंड डियोराइट। थर्ड जो है ना थिकिलाइट एंड डियोराइट, ये 2 डिफरेंट रॉक्स हैं। इनसे DIORITE है, ठीक है जी, DTE है, ठीक है। और फोर्थ लेयर वो कहता है पीडोलाइट और ड्यूनाइट से बने होते हैं। ये मैं आगे आपको रॉक्स में बताता हूँ कि ये कौन से रॉक्स है। बेसिकली ये रॉक्स के टाइप हैं, इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है, कोई हार्ड है कुछ सॉफ्ट है, ठीक है। कुछ का मिनरल्स कंपोजिशन डिफरेंट है, कुछ का मिनरल्स कंपोजिशन सेम है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एल्यूमिनियम सिलिकॉन से बने हुए हैं, कुछ एल्यूमिनियम सिलिकॉन से नहीं है, कुछ उसमें एल्यूमिनियम सिलिकॉन के साथ मैग्नीशियम भी है। तो इसमें कहने का मतलब आप ये कि जेफरे ये कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है वो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट लेयर सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेकंड ग्रेनाइट है, थर्ड थिकिलाइट और डियोराइट से है, फोर्थ प्रीडोलाइट और डियोनाइट से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो थ्योरी है जियोलॉजिस्ट जो है आर्थर होम्स ना, ARTHUR हॉल्म्स, आर्थर हॉल्म्स, THURHULM। ये जो जियोलॉजिस्ट है ये कहता है कि मेन 2 चीजें हैं जिससे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मिलके बनी हुई है। वो कहता है पहला क्रस्ट है, ठीक है, और सेकंड जो है ना सबस्ट्रेटम है। अब उसमें मैं आपको बताता हूँ ये किस चीजों से मिलके बनी हुई है। ये 2 जियोलॉजिस्ट हैं, इनको आपने मिलके करना है। मैं आपको बताता हूँ, आर्थर होम्स और स्यूज है, SUESS ना। एक मिनट, आप ना आर्थर होम्स को अभी आप एक साइड पे करें, मैं पहले आपको स्यूज को बताऊं, स्यूज का पता होगा तब आप आर्थर होम्स को समझ सकेंगे। स्यूज क्या कहता है, SUESS, ये जियोलॉजिस्ट है।
ये क्या कहते हैं कि जमीन जो है ना वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। पहले वो कहता है स्याल, SIAL। पहली लेयर जो है वो स्याल है। वो स्याल इसको क्यों नाम दिया है SIAL? वो कहता है जो पहली लेयर वो स्याल है, और पहली लेयर जो है ना वो SI और AL से मिलकर बनी हुई है, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है। स्यूज, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, स्यूज की थ्योरी ये है, जियोलॉजिस्ट है स्यूज, ये कहता है कि जो पहली लेयर है ना जमीन की वो स्याल से मिलकर बनी हुई है। मतलब उसके नाम से उसने पता चला SIAL। SI सिलिकॉन की एब्रीवेशन है, AL जो है ना एल्यूमिनियम की है। ठीक है। सेकंड वो कहता है कि ये सीमा से मिलकर बना हुआ है। सीमा से मुराद ये है कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये जो सेकंड लेयर है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर, वो कहता है जी आपका जो पहली लेयर है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है, और सेकंड जो है ना वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। थर्ड लेयर को कहता है नाइफ, NIFE, नाइफ। ठीक है। नाइफ वो कहता है कि Ni नाइट्रोजन और आयरन से मिलकर बनती है। फ्यूरस, फ्यूरस ना फ्यूरिक एसिड जैसे होता है। Ni इसमें आप मतलब आप Ni किसकी एब्रीवेशन बता सकते हैं? निकल किसकी एब्रीवेशन है Ni? हाँ एग्जैक्टली, निकल और फ्यूरस से मिलकर बनी हुई है। तो मैं रिपीट करता हूँ कि जो जियोलॉजिस्ट ह्यूज है वो कहता है कि जमीन की 3 लेयर्स हैं। पहली है स्याल, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है। सेकंड है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। थर्ड है नाइफ, वो कहता है निकल और आयरन से मिलकर बनी हुई है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसमें उसने कंपोजिशन भी बता दी है और उनका एरिया भी बता दिया है। वो कहता है स्याल जो है ना ये 50 से 300 किलोमीटर तक है। सीमा वो कहता है 1000 से 2900 किलोमीटर तक है। नाइफ वो कहता है 2900 से लेकर सेंटर तक है, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ तक है। ये मतलब जो स्यूज जियोलॉजिस्ट है उसकी क्या है, उसकी थ्योरी में वो कहता है कि जमीन 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। उसने उसमें कंपोजिशन भी बता दी है कि हर लेयर में क्या कंपोजिशन है, कौन से एलिमेंट्स हैं, और उसकी डेप्थ भी बता दी है। ये यहाँ तक स्यूज की जो थी ना थ्योरी। अब उसमें हम दोबारा आते हैं अल्फ्रेड होम्स की तरफ। वो ये कहता है कि जमीन 2 हिस्सों से मिलकर बनी है, क्रस्ट को और सबस्ट्रेटम से। ये आप ये क्रस्ट और ये सबस्ट्रेटम आप, अब वो कहता है क्रस्ट में क्या होता है। क्रस्ट में आपका टॉप का जो लिथोस्फीयर एरिया होता है वो होता है, पूरा स्याल होता है, मतलब स्याल पूरी लेयर उसमें होती है, प्लस आउटर सीमा। मतलब अगर इसको मैं लिखना चाहूँ ना एक प्रॉपर एक नोट्स की फॉर्म में, तो मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू आर्थर होम्स, अर्थ इज मेड अप ऑफ 2 layers. फर्स्ट वन इज क्रस्ट विच इज कंपोज्ड ऑफ लिथोस्फीयर, होल स्याल एंड आउटर सीमा। ठीक हो गया? अच्छा, अब सबस्ट्रेटम में वो क्या कहता है? वो कहता है ये इनर सीमा और कोर से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, ये सर लिथोस्फीयर बजाय मैं का क्या 2 आपने थ्योरीज बताया? और हैं उन पे। लिथोस्फीयर मतलब वो आर्थर होम्स कहता है कि जो क्रस्ट है ना ये लिथोस्फीयर प्लस होल सियाल और आउटर सीमा से मिलकर बनी होती है। लिथोस्फीयर को मैंने आपको पहले बताया ना 80 किलोमीटर का एरिया होता है फ्रॉम क्रस्ट टू डाउन ऑन अर्थ ना। सेकंड बना होता है इनर सीमा और कोर से। मैं आपको इसमें ना एक और पॉइंट है, ये कहता है कि जो जमीन है ना उसमें 4 मेन लेयर्स हैं। ये मतलब जो भी थ्योरिस्ट है ना, जो भी जियोलॉजिस्ट हैं, उनकी जितनी भी थ्योरीज हैं ना उनको अगर आप दोबारा रीराइट करें या आप उन्हें दोबारा पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि जमीन में 4 मेन लेयर्स हैं। मैं रिपीट करता हूँ, पहली लेयर कौन सी है? सबसे मतलब इनसाइड वो सॉलिड इनर कोर है। जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। फिर उस सॉलिड इनर कोर के आप ऊपर थोड़ा मूव करें तो लिक्विड आउटर कोर है। जो पहली मेन लेयर है कोर की वो सॉलिड है, देन लिक्विड कोर है। ठीक है। थर्ड थर्ड लेयर जो आती है वो सॉलिड लोअर मेंटल है। ठीक है। पहली लेयर है सॉलिड इनर कोर, सेकंड लिक्विड आउटर कोर, थर्ड है सॉलिड लोअर मेंटल, MANTLE।
और फोर्थ है पार्शली मोल्टन अपर मेंटल। नहीं ये आपने कंप्लीट लिखना है। फर्स्ट है सॉलिड इनर कोर, हाँ फर्स्ट जो है ना वो सॉलिड इनर कोर है। वो मेरे साथ दे देना है। जो फर्स्ट वन है वो सॉलिड इनर कोर है। सेकंड वन है लिक्विड आउटर कोर। थर्ड वन है जी सॉलिड लोअर मेंटल। फोर्थ वन है जी पार्शली मोल्टन अपर मेंटल। मतलब इसमें देख लें कि जमीन किस तरह है, पहले सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड है। ये 4 लेयर्स है, इस तरह क्लासिफिकेशन है। जब मैं आपको कह रहा था कौन सी वेव है जो लिक्विड में से ट्रेवल कर लेती है, सिस्मिक वेव, बता सकते हैं आपने? अभी स्टार्ट में हमने जो देखा था सर पी वेव्स। एग्जैक्टली पी वेव। अच्छा देखें अब जमीन किस तरह क्लासिफाई है कि पहले सॉलिड है, देन लिक्विड है, फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड है। तो कुछ वेव्स जो है वो लिक्विड से मूव करती हैं, कुछ नहीं करती। तो सबसे जो हेल्पफुल वेव है जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डिटरमिन करती है वो पी वेव। ठीक है। अच्छा ये मतलब जितने भी हमने अभी मतलब 4 साइंटिस्ट हमने देखे, अगर उनका जितना भी आप देख लें उनका चीज़ों को समराइज करें तो वो सब में यही होता है कि ज़मीन जो है ना 4 लेयर से मिलकर बनी हुई है। पहली है इनर कोर, देन आउटर कोर, देन लोअर मेंटल और देन अपर मेंटल। अब उसमें इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है, देन लोअर मेंटल जो है ना वो सॉलिड है, और जो अपर मेंटल है वो पार्शली मोल्टन, जो मतलब आप कह लें मोल्टन, आप मतलब पिघली हुई शक्ल होती है उसकी। ठीक है। अच्छा अब एक इसके साथ एक और जियोलॉजिस्ट है वेंडर ग्रेचेट, VNDER, GRACHT। ठीक हो गया, हाँ। अच्छा ये जो मैंने जियोलॉजिस्ट का नाम टाइप किया है, इसमें ये कहता है कि जमीन 4 लेयर से मिलकर बनी हुई है। वो पहले कहता है जो आउटर है वो एक्सटर्नल सियाल है, सेकंड लेयर जो है ना वो इंटरनल सियाल है, थर्ड जो है ना वो मिडल लेयर है, और फोर्थ जो है निक्लोलस है। इसमें टाइप कर दो NUCLEOS, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपके। अच्छा वो कहता है कि 4 लेयर्स हैं, पहली है एक्सटर्नल सियाल, देन इंटरनल सियाल, देन मिडल लेयर, देन न्यूक्लियस ना। अब वो कहता है जो एक्सटर्नल सियाल है वो बेसिकली वही सेम उसकी बात है, इसने नाम चेंज किए हुए हैं, अदरवाइज वही सेम बात कहता है कि जो एक्सटर्नल सियाल है वो सिलिकॉन एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है, जो इंटरनल सियाल है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, जिसको हमने सीओस कहता था कि ये सीमा है। और थर्ड मिडल लेयर है, मिडल लेयर में वो कहता है कि ये सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और साथ आयरन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। और निकोलस वो कहता है कि ये सिंपल आयरन और निकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम नाइफ कहते हैं। बट थ्योरीज मोर और लेस सेम है सबकी। देखिए जमीन की क्लासिफिकेशन तो चेंज नहीं हो सकती ना। अब कोर मिलके बना हुआ है किस से? नाइफ से, मतलब निकल और आयरन से। अब सब साइंटिस्ट ने कहा वही है, कंपोजिशन वही है। आपसे कोई नॉर्मल ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि कोर जो किस से मिलके बना होता है, तो यू शुड हैव टू राइट निकल और आयरन ना। नाम चेंज हो सकते हैं, जियोलॉजिस्ट ने अपने नाम चेंज किए हुए, लेकिन जमीन की कंपोजिशन तो वो चेंज नहीं ना कर सकते। अच्छा अभी ये है कि यहां तक आपको प्रॉब्लम कि मैं थोड़ा चीजों को दोबारा समराइज करता हूं कि हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि टाइप ऑफ वेव्स कौन सी है, वो सिस्मिक वेव्स हैं जिनकी 3 टाइप्स हैं। फिर हम देखते हैं कि जमीन के 4 लेयर्स हैं, 2 कोर हैं, 2 मेंटल हैं। अपर मतलब आप इनर आउटर कह दें, इनर आउटर कोर, और लोअर अपर मेंटल ना। फिर हमने डिफरेंट व्यूज देखे, मतलब डिफरेंट थ्योरीज देखी। उसमें 5 मेन थ्योरीज थी, सब ने अपनी क्लासिफिकेशन बताई। किसने कहा कि 2 लेयर से मिलकर बना होता है, किसी ने कहा 3 से, किसी ने 4 से, लेकिन कंपोजिशन सेम है सबकी।
आपको ये चीज पता चल गई, जो कोर है वो निकल और आयरन से मिलकर बना हुआ है, जो सीमा है वो निकल और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, जो सियाल है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में किस तरह डिस्क्राइब हुआ हुआ है? तो ये आप बुक करते हैं तो फिर हम जो है ना वो इनकी क्लासिफिकेशन जो है ना 4 लेयर्स की वो हम पढ़ते हैं कि ये तो हमने बस थ्योरी, पहले तो हमने देखा कि वेव्स कौन सी हैं, फिर ये लेयर्स कितनी होती हैं और फिर डिफरेंट व्यूज क्या हैं। अभी हम ये देखते हैं कि ये जो हमने कहा जी इनर कोर आउटर कोर, अब सब ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन बताई है। कोई कहता है जी 80 किलोमीटर तक है, कोई कहता है 360 तक, कुछ कहते हैं 2400 तक। तो इनको एक समराइज किया हुआ है, जनरलाइज किया हुआ इनको ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह जनरलाइज किया हुआ है 4 लेयर्स को। पहली लेयर है सॉलिड इनर कोर। सॉलिड इनर कोर का जो रेडियस है वो आप लिखें, बिल्कुल नाइफ को कहते हैं NIFE है, नाइफ को हम निकल और आयरन कह दें, फ्यूरस कह दें, फ्यूरिक एसिड कह दें, सॉरी फ्यूरिक एसिड नहीं, निकल और आयरन कहेंगे आपको। सॉलिड इनर कोर जो है ना, सॉलिड इनर कोर का जो रेडियस है वो 1220 किलोमीटर है, 2220 किलोमीटर का रेडियस है सॉलिड इनर कोर का। सबसे जो मेन सेंटर में स्ट्रक्चर है ना अर्थ का, उसको हम कोर कहते हैं। और उस कोर के भी 2 हिस्से, एक इनर कोर एक आउटर कोर है। जो सबसे मेन है उसको हम इनर कोर कहते हैं, सॉलिड इनर कोर। उसकी मैं बात कर रहा हूं कि उसका रेडियस जो है ना 1220 किलोमीटर है। तो उसका डायमीटर कितना होगा? 2440 किलोमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली ये 2440 किलोमीटर की लेयर है। ठीक हो गया। अब देखिए मैं आपको ना सिर्फ बुलेट्स फॉर्म में डाटा दे रहा हूं। अब इसमें अगर इसको मैंने नोट करना हो तो मैं कैसे, सॉरी इसको अगर मैंने थ्योरी की फॉर्म में लिखना हुआ, मैं लिख सकता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ has 4 layers. The first and the foremost one is solid inner core having radius of 1220 kilometers, while its diameter or thickness is 2440 किलोमीटर। मतलब ये चीजें आप इंग्लिश खुद बना सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको स्टैटिस्टिक देना है, डाटा देना है, इंग्लिश आप खुद लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कहना है आपने? सॉलिड इनर कोर इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल। ये हमने सब थ्योरिस्ट ने यही कहा था कि जो सबसे इनर लेयर है वो नाइफ से मिलकर बनी होती है। नाइफ किससे मिलकर बना होता है? वो आयरन और निकल से मिलकर बना होता है। ठीक हो गया। अब यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम के सॉलिड इनर कोर का कितना टोटल एरिया हमने डिस्क्राइब किया कि 2440 किलोमीटर है, और ये किससे मिलकर बना होता है? मतलब हमने एरिया भी डिफाइन कर लिया, हमने जनरलाइज कर दिया ना। देखिए सब ने डिफरेंट कहा था कि कुछ ने कंपोजिशन डिफरेंट बताई, कुछ ने एरिया डिफरेंट बताया। तो हम इन सब को जनरलाइज करते हैं कि जो सॉलिड इनर कोर है उनका एरिया जो है ना वो 2440 किलोमीटर है, और इसका जो कंपोजिशन है वो आयरन और निकल है। सेकेंड है जी लिक्विड आउटर कोर। लिक्विड आउटर कोर की जो टोटल डायमीटर है, टोटल इसकी जो थिकनेस है वो 2250 किलोमीटर है। ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे आप लोगों ने एक चीज मुझे बतानी है, ये चीज आप अपने चार्ट बना लें, बल्कि मैं ये सारा लिख के मैं आपको एंड पे मैं चारों को मैं खुद आपको एक चार्ट बनाता हूँ चीजों को याद रखने के लिए। अब हमने कहा था कि सॉलिड इनर कोर का 2440 किलोमीटर है और लिक्विड आउटर कोर का 2250 किलोमीटर है। तो आप मुझे बताएं कि ये टोटल कितना हो गया, कोर का एरिया कितना हो गया? जस्ट आपने इनको सम अप करना है। एग्जैक्टली 4690। तो अब आपको पता लग जाना चाहिए कि जो जमीन की कोर है उसका 2 हिस्से हैं, एक इनर कोर एक आउटर कोर है। इनर कोर का जो थिकनेस है वो 2440 है, आउटर कोर की जो थिकनेस है वो 2250 किलोमीटर। ठीक हो गया। अच्छा इसमें क्या है जी, आउटर कोर की थिकनेस ये है, ठीक है। अब यहां तक हमें पता चल गया। अब हमने कोर की हद तक देखना, और हमने इसमें देख लिया है कि अच्छा इन्होंने एक चीज लिखी हुई है कि वो मैं आपको ना ये चारों चीजें बता के वो मैं आपको चार्ट भी बनवाता हूँ आपसे। इसने कहा है कि जी द आउटर सरफेस ऑफ कोर लाइज 2900 किलोमीटर बिलो सी लेवल। ये शायद मैं लाइन आप लिख लें कि जो कोर है ना उसका जो सरफेस है वो सी लेवल से 2900 किलोमीटर नीचे है।
ये आपको 2900 में सेग्रीगेट करके बताता हूँ कि उसने 2900 क्यों लिखा होगा। ये मैं अगली 2 लेयर्स बता दूं, फिर आप उससे आपको पता चल जाएगा। ये आपको बिल्कुल इसमें क्रेविंग करने की जरूरत नहीं है। एक हम चार्ट बनाएंगे, इसके बाद उससे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 2900 किलोमीटर ये नीचे है सर सी लेवल से। ठीक हो गया। हम अभी हमने मतलब हमारे हम आउटर सरफेस ऑफ लिक्विड आउटर कोर तक पहुंचे हुए हैं ना। अभी हमने वो 2900 का एरिया डिफाइन करना है कि 2900 उसने क्यों कहा है। वो ये कह रहा है ना कि सी लेवल है, सी लेवल से आप 2900 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो फिर आपका आएगा लिक्विड आउटर कोर का सरफेस। ठीक हो गया। मैं वो 2900 आपको पूरा करता हूँ कैसे 2900। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ है 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आप लिख लें ऑब्जेक्टिव में, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट अर्थ, अर्थ प्लेनेट की जो डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और अगर आपसे पूछे कि डेंसिटी ऑफ कोर कितनी है, मतलब इनर और आउटर कोर की, ये है डेंसिटी 5.5 चारों लेयर्स की। अगर वो सिंपल कोर की आपसे पूछे, इनर और आउटर कोर की, तो वो बनती है 12.5। अच्छा, थर्ड लेयर है जी सॉलिड लोअर मेंटल। सॉलिड लोअर मेंटल की जो थिकनेस है वो 2230 किलोमीटर है। ठीक हो गया। और ये मिलके बना होता है आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन से। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ Fe, Mg एंड Si। ऑक्साइड्स ऑफ Fe मतलब आयरन, Fe आयरन से, मैग्नीशियम से और सिलिकॉन से। ठीक हो गया। और जो लास्ट लेयर है पार्शली मोल्टन अपर मेंटल की, इसकी थिकनेस है 670 किलोमीटर, 670 किलोमीटर। अब आप देखें, हम स्टार्ट करते हैं कि हमने कहा जी इनर कोर। इनर कोर हमने क्या क्या कहा, इनर कोर जो 2440 किलोमीटर है, आउटर कोर 2250 किलोमीटर है। ठीक है। फिर हमने कहा थर्ड लेयर जो है ना लोअर मेंटल है वो 2230 किलोमीटर है। ठीक है। और जो सबसे ऊपर है जी पार्शली मोल्टन अपर मेंटल, वो 670 किलोमीटर है। अब आप 670 को और 2230 को ऐड करें तो 2900 नहीं बनता। तो इस वजह से मैंने कहा था कि जो कोर है, कोर से ऊपर जो लेयर है वो 2900 किलोमीटर की लेयर है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये अभी जो 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये ओवरऑल जमीन की डेंसिटी है। और 12.5 जो है ना ये कोर की है। मतलब अगर हम कहें ना कि चारों लेयर्स की डेंसिटी, तो वो 5.5 बनती है। अगर हम सिंपल कोर की देखें, आउटर और इनर कोर की, तो वो 12.5 बनती है। समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, कंपोजिशन आपने कहा कंपोजिशन ऑफ लिक्विड आउटर कोर। ठीक है। अब लिक्विड आउटर कोर की जो कंपोजिशन है वो मोर और लेस जो है ना वो सीमा है, मतलब सिलिकॉन और उससे मिलकर बनी होती है मैग्नीशियम से ना जी। कुछ निकल के पार्टिकल्स भी हैं उसमें। ठीक है। अब आप एक इस चार्ट को हमने बना दें ताकि चार्ट लोग जरा आसानी हो जाएगी समझने में। हम्म? मुझे व्हाइट बोर्ड देने से मैं यही समझ। ठीक है। ये मेरी वैसे ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनी है मेरे से। अच्छा, इसमें आप ये देख लें कि ये ये कुछ सही नहीं लिखा जा रहा। हम्म। ये आप समझिए 2440 किलोमीटर है इनर कोर। ठीक है। देन आपका ये सेकंड लेयर जो है ना ये आपकी 2250, ये 2250। ठीक होगी। ठीक। थर्ड लेयर जो है वो 2230 है।
ओहो, कैसे जी? यहाँ से स्टॉप कर दो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लास्ट ये तो कंप्लीट कर लूँ। 666। ठीक। अच्छा, ये ना आपको ये राइटिंग नजर आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे, नजर आ रही है? मुझे चैट में यस और नो कर दो। हम उसमें यस कह देंगे। हाँ, बस इस पर तस्वीर बना दीजिए, ये ज़्यादा अच्छी नहीं तस्वीर शेयर हो जाएगी। बस ये तस्वीर शेयर करनी ज़्यादा अच्छी है। मैं इस तस्वीर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आप शेयर करने में एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं हो रही? अच्छा। अच्छा, इस तरह है कि ये आपको ये देखिए चैट में कहाँ पे जाना है। स्टॉप कर देना। स्टॉप कर देना। तो मैं स्क्रीन में करूँगा। अच्छा, इसमें देख लें, मैंने जो पहला लिखा है ना 2440, फिर मैं लिखा है जी 2250, और देन 2230, और देन 670। अब देख लें, ऊपर वाले दो को मिलाएं, 2230 को और 670 को, तो 2900 बनता है। ठीक है, ये 2900 हमारे पास एरिया है मेंटल का। ठीक हो गया, उसमें लोअर अपर मेंटल है। और बाकी जो हमारे पास एरिया है 4690, वो है कोर का। ठीक हो गया। अब आप ये देख लें कि मैंने क्या कहा था आपसे, कि अगर हमने जमीन सी लेवल पे खड़े हुए हैं, सी लेवल से हमने नीचे कितना, हमें 2900 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा कोर की सरफेस तक पहुंचने के लिए। मेरे ख्याल है अब आपको वो लाइन समझ आ गई है। क्योंकि अगर हम सी लेवल पे खड़े हैं तो हम 670 किलोमीटर तक आएंगे, तो ये पार्शली मोल्टन अपर मेंटल है। देन हम 670 से नीचे आएंगे 2230 तक, तो हमारे पास जो है ना वो लोअर सॉलिड मेंटल आएगा। ठीक हो गया। तो ये तो, और मतलब जब हम 2230 नीचे आएंगे, 2230 प्लस 670, तो 2900 तक हम नीचे आ चुके हैं, तो 2900 के बाद कोर स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह ये मतलब चार लेयर्स हैं। अब इन चार लेयर्स की आपको पता चल गया कि इनकी कंपोजिशन क्या है, उनका एरिया कितना है। जहां तक आप लोगों को समझ आ गई है, तो हमने मेन चीज स्ट्रक्चर क्या, क्योंकि ये देखो, हमने ज्योग्राफी में तो वो चीजें डिटेल में है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सिंपल एवरीडे साइंस तक, जनरल साइंस से बिल्ड तक लेके चलनी है चीजें ना। उसमें हमें ये हमें हमसे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कुछ हमें पता होना चाहिए कि किन वेव्स से की हेल्प से हम मतलब किन वेव्स की बेस में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी ये कि डिफरेंट व्यूज क्या है, वो नोट पूछ लें उनसे या उनसे ऑब्जेक्टिव पूछ लें। और थर्ड क्या कि लेयर्स हैं कितनी, वो चार लेयर्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन किस है, कैसी है, उनकी कंपोजिशन कैसी है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक था आपको स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ना। अभी हम करते हैं कि रॉक्स, जो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि रॉक्स बहुत जरूरी है। अच्छा, रॉक्स का जो क्वेश्चन है, ये अप्रोक्सीमेटली काफी पेपर्स में आ चुका है। अब जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट रॉक्स पे नोट्स पूछें। इसके तीन मेन टाइप्स हैं, वो किसी में भी पूछ सकते हैं वो। अच्छा, पहली टाइप जो है ना रॉक की, बल्कि रॉक की आपको डेफिनेशन में बता देता हूँ। रॉक की डेफिनेशन लिख लें, नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब नेचुरली ऑकरिंग है, कुदरती तौर पे, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ये एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स और इंटायरली वन मिनरल, ये एक मिनरल का भी हो सकता है और डिफरेंट मिनरल्स का एग्रीगेट भी हो सकता है। और रॉक्स में या कुछ ऐसे रॉक्स हैं जो सॉफ्ट लाइक क्ले और हार्ड लाइक ग्रेनाइट। मैं जैसे आपको कहा था ना, सबसे हार्ड रॉक है ना वो ग्रेनाइट है, वो इग्नियस रॉक्स है। रॉक की टाइप पे इग्नियस, इग्नियस में सबसे जो हार्ड है वो ग्रेनाइट है। तो रॉक्स जो है ना, क्या है, रॉक्स एक मिनरल से मिलकर भी बन सकते हैं, एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स भी हो सकते हैं। ये क्ले की तरह नरम भी हो सकते हैं, क्ले मतलब पाउडर टाइप, और हार्ड लाइक ग्रेनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है। अब इसकी जो पहली टाइप है जिसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस का मतलब होता है
ओरिजिन बाय फायर, जो फायर से मिलके बनाओ, आग से मिलके बनाओ। अब फायर से कैसे मुराद है? अब आप हमने दो चीजें पढ़ी होती है, लावा और मैग्मा। लावा और मैग्मा बेसिकली क्या होते हैं? ये इसकी कंपोजिशन किससे मिलकर बनी होती है? मैग्मा जो है ना, ये लावा, ये कम्प्लेक्स मेल्ट होता है मैनी मिनरल्स का प्लस वाटर वेपर्स का। मतलब मैग्मा में क्या होता है? मिनरल्स होते हैं और वाटर वेपर्स होते हैं। ये जो कंपोजिशन है ना, अगर ये मिनरल्स और वाटर वेपर विद इन सरफेस ऑफ अर्थ के बीच में ही रह जाए, फॉर एग्जांपल वो इनर कोर से उन्होंने मूव किया है, वो आउटर कोर तक चले गए हैं, जो आउटर कोर से मूव किया है वो अपर मेंटल तक चले गए हैं, लेकिन है तो जमीन के अंदर ही ना, सरफेस ऑफ अर्थ पे तो नहीं पहुंचे ना। तो जो जो मिनरल्स हैं और जो वाटर वेपर्स हैं वो विद इन सरफेस ऑफ अर्थ हैं, तो उनको मैग्मा कहते हैं। अगर ये चीज सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाए तो उसको हम लावा कहते हैं। ये डिफरेंस है बस। लावा और मैग्मा क्या है? लावा और मैग्मा दोनों मिनरल्स और वाटर वेपर से मिलकर बने हुए हैं। अगर ये कंपोजिशन जो है, या ये जो मटेरियल है विद इन सरफेस ऑफ अर्थ रहे, जमीन के अंदर रहे, तो उसको हम मैग्मा कहते हैं। अगर वो चीज बाहर आ जाए तो उसको हम लावा कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें ये है कि जो इग्नियस रॉक्स है, ये बेसिकली कैसे बनता है? हमने क्या कहा कि इग्नियस रॉक्स जो है ना, ओरिजिन बाय फायर। इसका मतलब क्या होता है? कि जो फायर से मिलकर बना हो। फायर से मुराद ये होता है, कभी आप डॉक्यूमेंट्री डिफरेंट नेट्स पे देखें तो जो लावा या मैग्मा होता है, ये बहुत, आप कह रहे हैं, हार्ड मटेरियल और बड़ा, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत वार्म होता है। आप शायद देखें तो जमीन का जो टेम्परेचर है ना, वो हर, अब मुझे एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक वो मुझे याद नहीं आ रही, अप्रोक्सीमेटली 35 मीटर, आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, 32 मीटर, तो 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। आई एम मतलब 99% में श्योर हूँ, यही स्टैटिस्टिक्स हैं कि 32 मीटर आप नीचे जाए तो जो टेम्परेचर, सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वो बढ़ रहा होता है। तो बेसिकली इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? दोज रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग और लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ मैग्मा एंड लावा। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? वो रॉक्स जो मैग्मा या लावा के टेम्परेचर को कम करने से बनते हैं। those rocks which are formed by lowering या cooling the temperature of lava और magma, उसको हम igneous rocks कहते हैं। ठीक है? igneous rocks बेसिकली ओरिजिन बाय फायर, जो मतलब आप कह लें कि लावा और मैग्मा से मिलकर बनते हैं, उनके टेम्परेचर को कम करने से बनते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन है आगे। अब क्लासिफिकेशन उन्होंने डिफरेंट तरीकों से की हुई है। पहली क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन मिनरल्स। igneous rocks, those rocks which are formed by lowering the temperature of magma और lava, या आप इसको इस तरह कह सकते हैं, those rocks which are formed by the solidification of magma and lava। इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो लावा और मैग्मा के टेम्परेचर को कम करने से बनते हैं। अब आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन है कि टेम्परेचर कम कैसे होता है? मैंने आपसे ये कहा कि जो लावा और मैग्मा है ना, ये मिनरल्स और वाटर वेपर से मिलकर बनते हैं। ये कोर से ऊपर मूव करते हैं। अगर इनर कोर में है तो आउटर कोर में जाएंगे, आउटर कोर में है तो लोअर मेंटल में जाएंगे, लोअर मेंटल से वो जाएंगे पार्शली अपर, पार्शली मोल्टन अपर मेंटल में, या वो फिर सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाएंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा, नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। तो ये मिनरल्स और जो आप कह रहे हैं मिनरल्स और वाटर वेपर है, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इनका टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है? तो इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जो दोज रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, या बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ मैग्मा और लावा। बात सेम ही है। सॉलिडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर कम करना, या आप उसको वैसे कहते हैं कि लोअरिंग द टेम्परेचर या कूलिंग द टेम्परेचर ऑफ मैग्मा और लावा। अब इसकी क्लासिफिकेशन है, पहली इसकी क्लासिफिकेशन की है डिपेंडिंग अपॉन मिनरल्स। सर अगर लावा जो है वो आउट ऑफ द अर्थ मतलब सरफेस पे आ जाएगा तो उसका मतलब उसका टेम्परेचर कम हो गया। एग्जैक्टली। देखें, जब ये वोल्केनोस
डिफरेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, वोल्केनो जमीन पे आते हैं तो उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, फिर टाइम टू टाइम उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट हो जाता है। जमीन के अंदर में भी उनका कई सैकड़ों सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो विद एन अर्थ, जब अर्थ से बाहर आएंगे तो टेम्परेचर उनका कम होगा। अब आपने ये जो मिनरल्स और वाटर वेपर जमीन के अंदर रह जाए उनको मैग्मा कहते हैं, और जब वो जमीन के सरफेस पे आ जाए तो उनको लावा कहते हैं। कभी भी लावा जो है ना वो जमीन के अंदर नहीं होता, जमीन के अंदर ये चीजें सेम ही है, मिनरल्स और क्या है, वाटर वेपर्स हैं। अगर वो जमीन के अंदर है तो उनको मैग्मा का नाम दे गया है, अगर वो जमीन से बाहर आ जाए सरफेस पे आ जाए तो उनको लावा कहते हैं। तो जैसे वो ऊपर आएंगे उनका टेम्परेचर कम होगा, तो इस तरह डिफरेंट चेंजेस आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में, तो उससे डिफरेंट रॉक्स बनते हैं। अब उसमें जो पहला रॉक्स है जो लावा और मैग्मा से बनता है वो इग्नियस रॉक्स है। अब उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ कि पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, कि उन रॉक्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी बेस पे क्लासिफिकेशन है। पहला जो है उसको जो रॉक्स है उसको कहते हैं एसिड इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स की हम डेफिनेशन देखिए, अब इसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में जो पहली टाइप है, सॉरी क्लासिफिकेशन में जो पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स। एक मिनट पास रिंग अजान हो रही है।
अच्छा, हम बात कर रहे थे इग्नियस रॉक्स की। वो रॉक्स जो फायर से मिलके बनते हैं, मतलब लावा और मैग्मा से मिलके बनते हैं, इनकी सॉलिडिफिकेशन से मिलके बनते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन है, पहली क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन मिनरल्स है। मिनरल्स में इनकी जो क्लासिफिकेशन की दो टाइप्स हैं, एक एसिड इग्नियस रॉक्स है, एक बेसिक इग्नियस रॉक्स है। जो एसिड इग्नियस रॉक्स है उसमें 80% सिलिकॉन होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बिल्कुल ना दो दो तीन तीन पॉइंट्स बताने हैं सबके, क्योंकि क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। तो उसमें अगर आप हर हर स्लाइड जो हर टॉपिक में दो दो तीन पॉइंट्स बताने सफिशिएंट होते हैं बुलिट फॉर्म में। ये याद करना भी आसान रहता है और रिवाइज करना भी आसान रहता है। कैसे? अब मैंने कहा जी मिनरल्स जो हैं वो क्या है, मिनरल्स हैं, सॉरी, इग्नियस रॉक्स डिपेंडिंग अपॉन मिनरल वो दो टाइप्स के, एसिड इग्नियस रॉक्स एक बेसिक है। जो एसिडिक इग्नियस रॉक्स है वो 80% उसमें सिलिकॉन है, जो बेसिक इग्नियस रॉक्स है उसमें 40% सिलिकॉन है और 40% मैग्नीशियम है। पहला इनका ये डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड का डिफरेंस ये है कि जो एसिडिक इग्नियस रॉक्स है वो इजिली कूल्ड, मतलब फास्ट कूल हो जाता है, ठीक है। जब जब वो फास्ट कूल होता है, ठीक है, जो बेसिक इग्नियस रॉक्स है वो स्लोली कूल होता है, ठीक है। एसिड में थर्ड पॉइंट ये है कि ये फाइन और हार्ड होता है, जो बेसिक है वो सॉफ्ट होता है। अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ, जो एसिड है उसमें 80% सिलिकॉन है, इजिली कूल्ड है और फाइन है। अब देखें, जो चीज ज्यादा गर्म है अगर वो फौरन ठंडी हो जाएगी तो वो ज्यादा हार्ड होगी, ठीक है। यही बात है एसिडिक में। एसिडिक में क्या, 80% सिलिकॉन है, सिलिकॉन की वजह से वो फौरन कूल हो जाता है। और थर्ड पॉइंट उसका क्या है कि फाइन और हार्ड है। अब बेसिक में चले जाए तो उसमें 40% सिलिकॉन है, सिलिकॉन कम है, इस वजह से कूल भी देर से होगा, स्लो कूलिंग होगी, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी सॉफ्ट होगा। ये सिंपल सी बात है। अब इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर मेरे से कोई पूछे हाँ जी इनको एक्सप्लेन करो, तो मैं कहूंगा जी इग्नियस रॉक्स डिपेंडिंग अपॉन minerals having two types. One is acidic igneous rock, second is basic igneous rock. When we describe the acidic igneous rock, it is composed of 80% silicon and it is easily cooled because of abundance of silicon, and due to fast cooling its structure is fine. तो ये इंग्लिश तो आप अपने पास से लिख सकते हैं, आपको बातें पता होनी चाहिए। आप 80 से 60 नहीं कर सकते, सिलिकॉन सिलिकॉन आपने 80 रखना है, जबकि है ही क्लासिफिकेशन आते ही 80 है। मतलब स्टैटिस्टिक्स आपने याद रखनी है, बाकी इंग्लिश आप खुद बना सकते हैं कि 80% जिसमें सिलिकॉन वो एसिडिक इग्नियस रॉक्स है, वो फास्ट या इजीली कूल होता है और उसका स्ट्रक्चर जो फाइन और हार्ड होता है। जब बेसिक की बात करें तो उसमें 40% सिलिकॉन है और 40% मैग्नीशियम है, और ये स्लोली कूल्ड होता है और ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। ये सिंपल सी क्लासिफिकेशन थी डिपेंडिंग अपॉन मिनरल्स कि इग्नियस रॉक्स दो किस्म के होते हैं मिनरल्स की बेस पे, एक एसिडिक होता है दूसरा बेसिक होता है। अच्छा, सेकंड इसकी क्लासिफिकेशन है सिचुएशन की बेस पे। पहली थी मिनरल्स की बेस पे, वो एसिडिक और बेसिक है। सेकंड है सिचुएशन की बेस पे ना। अच्छा, जो आप पूछ रहे हैं बाकी 20% क्या है, इसमें कुछ मैग्नीशियम है, कुछ आयरन है, ये सॉफ्ट मतलब कुछ और डिफरेंट एलिमेंट्स है ना इसमें। बेसिक इसमें सिलिकॉन मेन है, जिसकी वजह से वो जल्दी ठंडा हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर भी हार्ड होता है। ठीक हो गया। आप इतना लिख देंगे ना, 80% सिलिकॉन है, इजिली कूल्ड है, फाइन स्ट्रक्चर है, 3 पॉइंट्स मोर देन इनफ है। वो 3 पॉइंट्स आपने बेसिक में लिख देने, सफिशिएंट है। अच्छा, सेकंड क्लासिफिकेशन है सिचुएशन की बेस पे। सिचुएशन की बेस पे इसके दो टाइप्स है, एक इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब जो वो होते हैं जो इंट्रूसिव मतलब इनसाइड अर्थ हो, अर्थ के अंदर हो। वो अर्थ के अंदर जो होंगे वो क्या होंगे, वो मैग्मा होगा। तो हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मैग्मा। जब वो मैग्मा से मिलके बने हैं ना, तो मैग्मा क्योंकि जमीन के अंदर चीजें इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती, जब वो जमीन से बाहर आती हैं तो वो फौरन ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि उनका आप कह लें कि सरफेस का जो एक्सपोजर है या एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा होता है। सरफेस ऑफ अर्थ से बाहर आते हैं तो जल्दी एक्सपैंड होते हैं, जो चीज जल्दी एक्सपैंड हो ठंडी भी जल्दी हो जाती है, सॉरी हाँ ठंडी भी जल्दी हो जाती है जितनी एक्सपैंड हो। तो अब हम इंट्रूसिव की बात करते हैं, तो इंट्रूसिव तो मैग्मा से मिलकर बना हुआ है और मैग्मा जमीन के अंदर होता है, तो इसकी स्लो कूलिंग होगी। जब इसकी स्लो कूलिंग होगी तो इसका सॉफ्ट स्ट्रक्चर होगा, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होगा तो ये कोर्सिव होगा, कोर्स होगा, फाइन नहीं होगा। ये सेम वही बात। तो अब आप देख लें कि इंट्रूसिव और बेसिक इग्नियस रॉक सेम ही चीज है तकरीबन, मोर और लेस।
बेसिक में हमने क्योंकि मिनरल्स की बेस पे हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था जी 40% सिलिकॉन है, क्योंकि सिलिकॉन कम है तो इस वजह से वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। जब जल्दी ठंडा नहीं होगा तो उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो फाइन नहीं बनेगा। इंट्रूसिव में हम मतलब मिनरल में हमारे पास एक लॉजिक थी बेसिक इन रॉक्स की, वो थी सिलिकॉन। सिचुएशन में जब हम बात करते हैं तो वो उसमें हमारे पास इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव है मैग्मा लावा की बेस पे। अब मैग्मा क्या है, वो जमीन के अंदर है। जब जमीन के अंदर है तो स्लो कूलिंग है, जब स्लो कूलिंग है तो स्ट्रक्चर उसका कोर्सिव होगा, फाइन नहीं होगा। जब स्ट्रक्चर फाइन नहीं होगा तो वो हार्ड नहीं सॉफ्ट होगा। तो ये सेम यही चीजें एक्सट्रूसिव में लेके आए। एक्सट्रूसिव जो है ना वो जमीन के बाहर होता है, वो लावा से मिलकर बनते हैं। जब लावा से मिलकर बना है तो वो फास्ट कूलिंग होती है। जब फास्ट कूलिंग होती है उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो फाइन होता है, हार्ड होता है। मतलब इस तरह चीजें आपने याद करनी है, ये आपको आसान आसान रहेगा। ठीक हो गया जी। आपने स्पेलिंग सही लिखा है जी, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव ना। इंट्रूसिव वो जो इंट्रूसिव के नाम से पता चल रहा है, जो इंट्रूसिव जो चीज मतलब इनसाइड होती है वो क्या है, वो मैग्मा है, वो स्लो कूलिंग है, वो कोर स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो उसकी सॉफ्टनेस ज्यादा है। अब एक्सट्रूसिव है वो जमीन के बाहर है, वो लावा से मिलकर बना है, उसकी फास्ट कूलिंग है, उसका फाइन स्ट्रक्चर है। इतना ये चीजें आपको याद भी रहेंगी और आप इजीली देखें। अब एक पॉइंट आप याद कर दूसरे में उसका बिल्कुल ऑपोजिट है तो आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। इस तरह से बार बार मैं कहता हूँ हर लेक्चर में ये अपने बुलेट फॉर्म में चीजें याद करनी, ये आसान होती हैं। क्योंकि देखो आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं और ये एवरीडे साइंस इसका बहुत ज्यादा सिलेबस है। इसमें तो पहले मैथमेटिक्स नहीं होता, अब उन्होंने मैथ भी इन्वॉल्व कर दिया, इसमें सारे साइंस सब्जेक्ट हैं। तो हमने सबका हमारे पास ना थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए भी, किसी किस्म का क्वेश्चन आ जाए वी आर एबल टू सॉल्व देम ना। तो अब इसमें ये चीजें आसानी से याद कर सकते हैं कि अब इग्नियस रॉक्स की डेफिनेशन हमने देख ली। अब हमने कहा इसकी क्लासिफिकेशन तो पहले थी मिनरल की बेस पे, उसमें एस्टिक बेसिक था। उसमें एस्टिक बेसिक क्लासिफिकेशन किस तरह थी, सिलिकॉन की बेस पे ठंडा और गर्म होना ना। और इस तरह सिचुएशन है, उसमें सिचुएशन में इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव है, उसमें सेम चीज इंट्रूसिव जो है ना वो मैग्मा, एक्सट्रूसिव जो है ना वो लावा है। तो लावा मैग्मा की स्लो कूलिंग है, फास्ट कूलिंग है, स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ तो मेरे ख्याल आपको समझ आ गई, प्रॉब्लम नहीं है आपको। नहीं, इंट्रूसिव को बेसिक रॉक्स नहीं कहते, मैं वैसे आपको कह रहा था कि आप याद करने में आपको आसानी होगी। इसके करेक्टरिस्टिक सेम है। बेसिक में क्या था कि स्लो कूलिंग थी, इंट्रूसिव में भी स्लो कूलिंग है। जब स्लो कूलिंग होते हैं तो टाइम लेते हैं वो ठंडा होने में, टाइम लेंगे तो उनका स्ट्रक्चर जो है ना वो सॉफ्ट बनेगा, हार्ड नहीं बनेगा, कोर स्ट्रक्चर बनेगा उसका। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंडिंग अपॉन है किस पे, फॉर्म पे, उसकी शेप पे ना। अब शेप मतलब अब पहले तो क्या थी, मिनरल्स पे, फिर उसकी थी सिचुएशन पे, अब उसकी फॉर्म, उसकी शक्लें किस तरह, शेप्स किस तरह है। पहली है सिल, SILL। सिल में क्या कहते हैं, when the magma solidifies horizontally along the bedding plane of bedrock। सिंपल सी बात है कि जब मैग्मा जो है ना, अब देखें जमीन में क्या है, जमीन में डिफरेंट लेयर्स हैं, मतलब बेडिंग प्लेन है, मतलब एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी, फिर चौथी लेयर ना। अब उन लेयर्स के दरमियान अगर मैग्मा जो है ना वो सॉलिडिफाई हो जाए हॉरिजेंटली तो उनको सिल कहते हैं। मैं ये लाइन आप लिख ले कंप्लीट, थोड़ा क्रेमिंग है आपको। व्हेन द मैग्मा सॉलिडिफाइज हॉरिजेंटली, ये पहले पूरी लाइन लिखी, when the magma solidifies horizontally along the bedding planes of bedrock। मतलब डिफरेंट लेयर्स हैं जमीन की, जब उनके दरमियान वो हॉरिजेंटली जो है ना वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसको हम जो है ना वो सिल कहते हैं। और अगर यही जो मैग्मा है वर्टिकली सॉलिडिफाई हो जाए तो हम उसको डाई कहते हैं, DIKES। ये DYKES सेम चीज है दोनों। सील क्या है, जब वो सॉलिडिफाई होता है हॉरिजेंटली बिटवीन द बेडिंग प्लेन्स ऑफ बेड रॉक। एक सेकंड में आपको ना सील की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। व्हेन द मैग्मा gently along the planes of, ये सील की डेफिनेशन है जी।
when the magma solidifies horizontally along the bedding planes of bedrock ना bedrock मतलब क्या रॉक का जो बेस होती है ना उसके ऐसे ऊपर और ये जो डाइक है इसकी सेकंड टाइप इसको डाइक इस तरह भी क्या ये भी स्पेलिंग है DYKES डाइक इसकी डेफिनेशन क्या है ये मतलब आपने आसान से आसान चीजें करनी है ये डेफिनेशन आप लिखनी है व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइज वर्टिकली अलोंग द बेडिंग प्लेन और बेडरॉक उसको डाइक कहते हैं ठीक है अब थर्ड इसकी टाइप है लैकोलिथ ना अब लैकोलिथ क्या होता है ये बेसिकली मिसकैरिड वोल्केनो होता है ठीक है जो प्रॉपर जो है ना वो आउट जमीन से बाहर नहीं आ सकता ठीक है तो ये डोम शेप ऐसी उभरी हुई शक्ल जो है ना वो बना लेता है तो जो भी इग्नियस रॉक्स डोम शेप्ड का होगा ठीक है एक सेकेंड इस बात में टाइप कर जो मिस मतलब जो लैकोलिथ है ये बेसिकली मिसकैरिड वोल्केनोज है हैविंग डोम शेप ना उभरी हुई शक्ल ना उसको हम लैकोलिथ कहते हैं लैपोलिथ क्या होता है ये लैपोलिथ ये क्रिसेंट ये क्रिसेंट शेप्ड होता है ये भी जो है ना अच्छा ये एक चीज मैं आपको बताऊं ये जो हम कर रहे हैं ना थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ये सारे जमीन के अंदर बन रहे हैं ये मैग्मा की वजह से बन रहे हैं लावा की वजह से नहीं बन रहे जो ये थर्ड टाइप मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो थर्ड टाइप हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स फॉर्म तो ये जो फॉर्म है ये जो शेप बन रही है विदन अर्थ बन रही है ठीक है जो विदन अर्थ बन रही है तो पहली जो इसकी टाइप है वो सिल है जब मैग्मा मैंने लावा नहीं कहा मैंने मैग्मा कहा है जब मैग्मा सॉलिडिफाई होता है हॉरिजेंटली तो उसको सिल कहते हैं जब वर्टिकली होता है तो उसको डाइक कहते हैं और लैकोलिथ क्या है कि वो कोशिश करता है जमीन से वोल्केनो बाहर निकलने की लेकिन वो बाहर नहीं निकलता वो मिसकैरिड मतलब एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव कर सकता है लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं आ रहा तो उसकी डोम शेप्ड होगी उभरी हुई शक्ल होगी थर्ड फोर्थ है लेपोलिथ लेपोलिथ वो जो क्रिस्टल मतलब चांद की शक्ल का होगा ठीक है और इसकी जो नेक्स्ट है फॉर्म जो है ना वो फैकोलिथ है PHACO ये फैकोलिथ 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 जो है ना ये लेंस शेप्ड होता है लेंस शेप्ड या वेव लाइक मैस होता है ये ठीक है जैसे एक लेंस की शक्ल होती है वेव होता है ना जो क्रॉस ट्रफ होता है जिसमें वेव्स में तो इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो एक वेव की शक्ल का होता है या लेंस शेप्ड होता है तो आप कहते हैं फिकोलिथ इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स हैविंग लेंस शेप और वेव लाइक मैस ये सिंपल ये हमने कुछ ज्यादा डिस्क्राइब नहीं एक लाइन की डेफिनेशन हमने करी इट्स मोर देन इनफ मैं रिपीट करता हूँ लेपोलिथ क्रिस्टेंट शेप चांद की शक्ल का होता है फैकोलिथ क्या होता है लेंस शेप्ड होता है और लास्ट इसकी जो है बाथोलिथ है बाथोलिथ का मतलब उसके मतलब आप कह लें कि ये बाथोलिथ वो होता है जो बिल्कुल आप कह लें कि कोर में पाया जाता है कोर में बिल्कुल जो बेड बेड की तरह होता है इसकी मैं आपको टाइप लिखवाता हूँ इसका सॉरी इट्स अ ह्यूज मैस ऑफ इग्नियस रॉक्स यूजुअली मेड अप ऑफ ग्रेनाइट ये मतलब जमीन की सरफेस पे होता है बाथोलिथ जो होता है ना इट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड यूजुअली मेड अप ऑफ ग्रेनाइट मैं रिपीट करता हूँ इग्नियस रॉक्स जो है फॉर्म की टाइप पे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म इसकी क्लासिफिकेशन क्या है पहली है सिल जब मैग्मा हॉरिजॉन्टली सॉलिडिफाई हो उसको सिल कहते हैं जब वर्टिकली सॉलिडिफाई हो उसको डाइक कहते हैं लैकोलिथ क्या है जो मिसकैरिड वोल्केनो हो डोम शेप्ड हो लेपोलिथ क्या होता है जो क्रिसेंट शेप हो फैकोलिथ क्या होता है जो लेंस शेप्ड हो जो वेव लाइक हो और बाथोलिथ क्या होते हैं जो ह्यूज मैस ऑफ इग्नियस रॉक्स यूजुअली मेड अप ऑफ जो है ना ग्रेनाइट यहां तक कोई प्रॉब्लम यहां तक ये तीन टाइप थी इग्नियस रॉक्स की सॉरी क्लासिफिकेशन थी
आप लोगों को समझ आ गई इग्नियस रॉक्स? मैं रिपीट करता हूँ, वो रॉक्स जो फायर से मिलके बनते हैं, मतलब लावा और मैग्मा से मिलके बनते हैं, उनकी सॉलिडिफिकेशन से या उनकी लोअरिंग टेम्परेचर या कूलिंग टेम्परेचर से मिलके बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स की जब हमने क्लासिफिकेशन की बात की तो पहली क्लासिफिकेशन थी मिनरल्स की बेस पे। उसमें एसिडिक और बेसिक था। एसिडिक में 80% सिलिकॉन था, बेसिक में 40% सिलिकॉन था, 40% मैग्नीशियम था, बाकी पार्टिकल्स थे। तो उस बेस पे जिसमें सिलिकॉन ज्यादा होगा वो जल्दी ठंडा होगा। जब जो जो चीज़ जल्दी ठंडी होती है वो उसका स्ट्रक्चर फाइन होता है तो वो हार्ड होती है। इस तरह इसके ऑपोजिट है बेसिक। ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन थी सिचुएशन की बेस पे। सिचुएशन की बेस पे हमने कहा था इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव वो जो जमीन के अंदर है वो है मैग्मा, और एक्सक्लूसिव वो जो जमीन से बाहर चला जाए वो लावा है, सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाए वो लावा है। अब सरफेस ऑफ अर्थ पे आ गया लावा है तो उसकी कूलिंग तेजी से हो रही है। जब तेजी से कूलिंग हो रही है तो उसको फाइन स्ट्रक्चर है। और जो एक्सक्लूसिव वो मैग्मा है, वो विदन अर्थ है। जब विदन अर्थ है तो उसका टेम्परेचर जो आसानी से मतलब ठंडा हो रहा है या कम हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते, सॉरी आहिस्ते आहिस्ते कम हो रहा है। आहिस्ते आहिस्ते कम होगा तो उसका कोर स्ट्रक्चर होगा, फाइन स्ट्रक्चर नहीं होगा। इट टेक्स टाइम टू कूल डाउन। थर्ड थी हमारी जो क्लासिफिकेशन थी वो फॉर्म की बेस पे थी। तो फॉर्म में हमने ये कहा कि ये बेसिकली टोटल मैग्मा की वजह से बन रहे सारे रॉक्स, क्योंकि वो विद एन अर्थ हैं। तो वो जितने भी इग्नियस रॉक्स बन रही हैं, 6 टाइप्स हैं, वो सारी मैग्मा की वजह से बन रही है। पहली है सिल, देन डाइक, देन लैकोलिथ, देन लेपोलिथ, फेकोलिथ और बेथोलिथ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी इग्नियस रॉक्स में? अच्छा, सेकंड टाइप इसकी है सेडिमेंट। इग्नियस रॉक्स आपको समझ आ गई है? ये मैसेज नजर नहीं आ यस रहा। सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स को मैं आपको पहले चीज बताऊं। सेडिमेंट्री रॉक्स समझने से पहले दो प्रोसेस हैं, एक को कहते हैं कंपैक्शन, एक को कहते हैं सीमेंटेशन। सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली क्या होते हैं? मुख्तलिफ रॉक से जो मटेरियल डिकम्पोज होते हैं ना, मतलब एक इग्नियस रॉक्स है, एक मैग्मेटिक रॉक्स है, इससे जो चीजें जो डिकम्पोज ऑफ करेंगे या इनसे चीजें जो निकलेंगी ना बाइट, आप कह लें कि ब्रोकन अवे होंगी, इनसे जो चीजें टूट के इनकी सरफेस को अलहदा कर देंगे ना, वो जो डिफरेंट लेयर्स हैं ना, ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ये डिफरेंट रॉक्स हैं, वो आपस में मिल के एक नया रॉक बनाएंगे, इसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन को बताता हूँ आपको कि बेसिकली दो चीजें, कंपैक्शन होता है कि चीजों को कंपैक्ट करना, इकट्ठा करना। सीमेंटेशन होता है कि उनको, जैसे सीमेंट होता है कुछ चीजों को जोड़ना ना। अब डिफरेंट जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये लिखा है जी इग्नियस रॉक्स है हाई टेम्परेचर काइंडली एक्सप्लेन। तो देखें इग्नियस रॉक्स क्या है, या वो मैंने क्या कहा, वो उनका इग्नियस का मतलब ये है, इग्नियस का मतलब है ओरिजिन बाय फायर। जिस वो चीज का ओरिजिन ही फायर से, टेम्परेचर उसका ज्यादा होना ही होना। इग्नियस रॉक्स क्या होता है? जिनका ओरिजिन बाय फायर हो ना। तो जब फायर से उनका ओरिजिन है, मतलब वो बनी लावा मैग्मा से है। और लावा मैग्मा क्या है? ये पिघले हुए मिनरल्स हैं, ये सॉलिड मिनरल्स नहीं है, ये मोल्टन मिनरल्स हैं। तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर ज्यादा होना, उसके नाम बता रहा है। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स, इसकी डेफिनेशन आप लिख लें। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय decomposition and compaction of rocks and mineral grains derived from other rocks. Sedimentary rocks are those rocks which are formed by decomposition and compaction of rock and mineral grains derived from other rocks. मैंने क्या कहा है कि जो रॉक्स और मिनरल ग्रेन्स है ना, जो दूसरे रॉक से टूट के आते हैं, उनको मतलब उनसे डिकम्पोज होके आते हैं, उनकी कंपैक्शन से और उनकी डिकम्पोजिशन से, उनकी सीमेंटेशन से एक नया रॉक बनता है, उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। कंपैक्शन मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कंपैक्शन, कंपैक्शन की क्या डेफिनेशन है? बेसिकली कंपैक्शन इज हाई प्रेशर ऑफ सक्सेसिव लेयर्स। एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, डिफरेंट लेयर्स हैं इनका, ये इनको सक्सेसिव लेयर्स कहते हैं, 1 2 3 4 ना। तो सक्सेसिव लेयर्स का
high pressure results in compaction of those layers. जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर अब वो अपने प्रेशर की वजह से वो कंपैक्ट हो जाएंगी। कंपैक्शन बेसिकली क्या है? हाई प्रेशर ऑफ सक्सेसिव लेयर्स, एक के बाद दूसरी लेयर के प्रेशर की वजह से जो प्रोसेस होता है उसको कंपैक्शन कहते हैं। सीमेंटेशन क्या आता है कि जब एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, तो उनके दरमियान मिनरल्स पाए जाते हैं जिनमें पानी होता है, तो वो रिजल्ट, वो बाइस बनते हैं उनको सीमेंटेशन करने का, उनको सीमेंटेड करने का। देख अब हमने देखे, मैं बात सुने, मैं दोबारा जरा और बताता हूँ कि हमने कहा कि सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो दूसरे मिनरल और रॉक ग्रेन से मिलके बनते हैं। चलो जी, वो डिफरेंट पत्थर वगैरह ये जो चीजें टूट के आ गई हैं, ठीक है, अब उन्होंने तो वो तो डिकम्पोज हो गई हैं, वो कंपैक्ट भी हो जाएंगी, लेकिन वो ऐसे सीमेंटेड कैसे होंगी? वो तब होंगी क्योंकि उनमें कुछ ऐसे वाटर कंटेनिंग मिनरल्स होते हैं उनके पोर्स में, जो उनको कंपैक्शन में, उनकी सीमेंटेशन में हेल्पफुल होते हैं। ये तो वैसे आपको मैं मतलब एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि बेसिकली ये होता क्या है? होता ये है कि वो रॉक्स, दोज रॉक्स विच आर फाउंड बाय डिकम्पोजिशन एंड कंपैक्शन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल ग्रेन्स derived फ्रॉम अदर रॉक्स। तो कंपैक्शन क्या होती है? हाई प्रेशर ऑफ सक्सेसिव लेयर्स। सीमेंटेशन क्या होती है कि वाटर कंटेनिंग मिनरल्स इन पोर्स रिजल्ट इन सीमेंटेशन ऑफ डिकम्पोज्ड मिनरल्स। ये जो ब्रोकन हुए मिनरल्स हैं उनके दरमियान वाटर कंटेनिंग मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से वो सीमेंटेशन होती है। मेरे ख्याल में आपको ये चीजें समझ आ जानी चाहिए कि बिल्कुल सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? वो रॉक्स जो दूसरे रॉक्स की मदद से बनते हैं, या जो दूसरे रॉक्स के ग्रेन्स की वजह से बनते हैं। वो उसमें कैसे होता है? उसमें दो प्रोसेस होते हैं, कंपैक्शन होता है, एक सीमेंटेशन होता है। कि कंपैक्शन होता है हाई प्रेशर ऑफ सक्सेसिव लेयर, सीमेंटेशन होता है वाटर कंटेनिंग मिनरल्स इन pores result in cementation of decomposed grains from other rocks। मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा जी, आप इसमें एक सेकंड में डेफिनेशन लिख लेता हूँ। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स में ये मैंने भी सेंड किया, ये सेडिमेंट्री रॉक की डेफिनेशन, ठीक है। अब कंपैक्शन की क्या है जी? कंपैक्शन है, कंपैक्शन है जी हाई प्रेशर ऑफ सक्सेसिव लेयर्स। सीमेंटेशन है अब सीमेंटेशन और कंपैक्शन की मैं डेफिनेशन लिख दी, सेडिमेंट्री रॉक्स की डेफिनेशन लिख दी। बेसिकली आपको आइडिया देना ये था कि सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो दूसरे रॉक्स की मदद से बनते हैं। मतलब दूसरे रॉक्स कैसे कि जो दूसरे रॉक से रॉक ग्रेन या मिनरल ग्रेन्स आते हैं उनकी कंपैक्शन और सीमेंटेशन से बनते हैं।
अच्छा, अब इसकी जो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है सेडिमेंट्री रॉक्स की। पहली जो है इसकी टाइप है वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये वो सेडिमेंट्री रॉक्स जो ऑर्गेनिकली बनते हैं। उनकी कितनी टाइप्स हैं? पहली है, मतलब पहली क्लासिफिकेशन उसकी तो क्लासिफिकेशन है ना, इग्नियस रॉक्स की थी, मिनरल सिचुएशन और फॉर्म की बेस पे। इसकी है पहली क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर इनऑर्गेनिकली होंगे। अच्छा, ऑर्गेनिकली में पहले क्या है, पहली इसकी टाइप जो है, अच्छा ऑर्गेनिकली फॉर्म एस आर सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इसकी जो पहली टाइप है कॉलकेरियस सेडिमेंट्री रॉक्स ना, ये वो रॉक्स हैं, दोज रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय रिमेन्स ऑफ सी ऑर्गेनिज्म। जो सी ऑर्गेनिज्म हैं, जो डिफरेंट समुद्रों में एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनका जब फ्लैश, उनका गोश्त रिमूव हो जाता है, उनकी हड्डियां बच जाती हैं, ठीक है, तो हड्डियों में बेसिकली कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम ऑर्गेनिक है, ठीक। तो वो कैलकुलस रॉक्स वो होते हैं, दोज सेडिमेंट्री रॉक्स विच आर फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ सी ऑर्गेनिज्म। अब सी ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आ सकते हैं? सी ऑर्गेनिज्म में जो है आपका शेल फिश है, ठीक है, कोरल्स हैं, CORAL, कोरल्स हैं, शेल फिश हैं। इनसे जो रॉक्स बनते हैं उनको कॉलकेरियस सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इनके एग्जांपल जो चॉक है, चॉक, लाइमस्टोन है, डोलामाइट है, ये बेसिकली सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये रिमेन्स ऑफ सी ऑर्गेनिज्म, ये सी ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनते हैं। ठीक हो गया जी। और सेकंड है कार्बोनेशियस सेडिमेंट्री रॉक्स। ये वो रॉक्स हैं जो वेजिटेटिव मैटर से, मतलब फॉरेस्ट हो गया, स्वैम्प्स होगी, उनकी मदद से मिलकर बनते हैं। इसमें से मैं नाम लिखने में थोड़ा जल्दी लिखना पड़ा है। दूसरी है कार्बोनेशियस सेडिमेंट्री रॉक्स। ये बनते हैं किससे? वेजिटेटिव वेजिटेटिव मैटर्स। जैसे कौन कौन से हैं? स्वैम्प्स हो जाएं, फॉरेस्ट हो जाएं, ठीक है, इनसे जो मिलके बनते हैं वो कार्बोनेशियस सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। थर्ड इसकी जो टाइप है ऑर्गेनिक की, सिलिशियस SR सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये वो हैं जो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के रिमेन से, जैसे उसमें है आ जाता है आपका जी स्पॉन्जीज, ठीक है जी। फोर्थ इसकी टाइप है, ये इसमें सिंपल डेफिनेशन लिखनी है हमने कि कॉलकेरियस सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं जो सी ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनते हैं, कार्बोनेशियस कौन से होते हैं जो वेजिटेटिव मैटर से बनते हैं, सिलिशियस सेडिमेंट्री रॉक्स कौन कौन से होते हैं जो एनिमल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और जो इसकी लास्ट टाइप है फ्रिजुनियस रॉक्स, फ्रिजुनियस रॉक्स वो रॉक्स होते हैं, कंप्लीट डेफिनेशन रखता हूँ क्योंकि ये बैक्टीरिया से मिलकर बनते हैं। These rocks are formed when minute bacterial organisms produce by अच्छा, मैं ये रिपीट करता हूँ
कि जो ऑर्गेनिकली हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें जो पहली टाइप है वो कैल्कोरियस है जो सी ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है, ठीक है। सेकंड है कार्बोनेशियस जो वेजिटेटिव मैटर से मिलकर बनते हैं। थर्ड क्या है, सिलिशियस जो रिमेन्स ऑफ एनिमल से मिलकर बनते हैं। फोर्थ है फ्रूजीनियस, फ्रूजीनियस में कि जब माइन्यूट बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डिफरेंट वेजिटेबल मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं तो फिर ये बनते हैं, ठीक है। अब इसका जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स है। पहला था ऑर्गेनिक। अब देखिए वेजिटेबल भी ऑर्गेनिक हैं, एनिमल्स भी ऑर्गेनिक हैं, सी ऑर्गेनिज्म भी ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। एनिमल्स भी ऑर्गेनिक हैं। तो ये जो चार टाइप्स हमने पढ़ी हैं ये ऑर्गेनिकली जो सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे हैं। कोई सी ऑर्गेनिज्म से बन रहा है, कोई वेजिटेटिव मैटर से बन रहा है, कुछ एनिमल से बन रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। अब इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक की जो पहली टाइप है उसमें अब उसमें दो मेन इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। अब उन्होंने जो पहली उन्होंने बताई हुई है इनऑर्गेनिक में मैकेनिकली फॉर्म, जो तोड़ फोड़ मतलब डिफरेंट मतलब चीज़ें ब्रेक अप सॉरी ब्रोकन में हो रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, उनको जब वो ब्रेक होती हैं तो उनको दोबारा कंपोजिशन होती है, उनकी दोबारा कंपैक्शन होती है, लिथिफिकेशन होती है, फिर वो बनते हैं। अब मैकेनिकली में क्या है, पहली जो टाइप है इसमें सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है, आपने परेशान नहीं होना, क्रेमिंग है, रट्टा है, इसमें क्या करें इसमें कि आप मतलब जनरल साइंस एबिलिटी में चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं। अब मैं कभी नहीं कह सकता कि कार्बोनेशियस रॉक्स हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, नहीं जी। कार्बोनेशियस रॉक्स जो होते हैं, कार्बोनेशियस सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो डेफिनेटली जो है ना वो ऑर्गेनिक होते हैं और वो किससे, वेजिटेटिव मैटर से मिलकर बनते हैं। बेशक आपने एक एक लाइन लिखनी है, कार्बोनेशियस सेडिमेंट्री रॉक्स और दोज रॉक्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव मैटर, बस इतना लिखने काफी है इसमें। अच्छा, इनऑर्गेनिक में पहली जो इसकी सब क्लासिफिकेशन है वो मैकेनिकली है। अब मैकेनिकली में जो पहला है एरेनिशियस सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये लिखिए ARE, एरेनिशियस सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा ये लिखा है एरेनिशियस सेडिमेंट्री रॉक्स, ये वो रॉक्स हैं जो सैंड से मिलकर बनते हैं, सैंड ग्रेन से मिलकर बनते हैं। इनमें 70% सैंड होती है। ये आप लिख लें, एरेनिशियस सेडिमेंट्री रॉक्स और दोज रॉक्स which are formed by sand grains having approximately 70% sand ना। सेकंड टाइप है अर्जिलिशियस सेडिमेंट्री रॉक्स, ये क्ले से मिलकर बनते हैं और ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जो रॉक्स सॉफ्ट सॉरी जो रॉक्स क्ले टाइप होंगे या जो क्ले इटसेल्फ रॉक है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होंगे। अब इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें एक लाइन की डेफिनेशन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेडिमेंट्री रॉक्स की आप डेफिनेशन लिखें, उसके बाद कंपैक्शन और सीमेंटेशन की डेफिनेशन लिखें, फिर उनकी क्लासिफिकेशन लिखें। क्लासिफिकेशन में क्या है, पहली क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली क्या चार टाइप लिखें, कॉलकेरियस, कॉलकेरियस पहली उसकी टाइप है, दूसरी जो है उसकी कार्बोनेशियस है, देन सिलिशियस है और देन प्रोजीनियस है ना। फिर इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में पहला उसकी जो सब डिवीजन है वो मैकेनिकली है। मैकेनिकली में एरेनिशियस है जो सैंड से मिलकर बनती है, आर्जिलिशियस है वो बनती है क्ले से, और थर्ड है रुडिशियस, ये किससे मिलकर बनती है, ये ग्रेवल, पीबल्स और बोल्डर्स। ये मतलब पेबल्स आप कह लें कि मतलब जो आप पेबल्स तो आप कह सकते हैं कि मतलब जो ये लकड़ी के जो पीसेस होते हैं, ठीक है, ग्रेवल्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, जो आप कह लें कि बाय प्रोडक्ट्स हो जाएं या लेफ्ट प्रोडक्ट्स हो जाएं ग्रे उसके वुड के, उससे ये GRAVEL है, ग्रेवल, GRA ग्रेवल, ठीक है। ग्रेवल पेबल्स और बोल्डर से मिलकर बनते हैं, उसको रुडिशियस सेडिमेंट्री रॉक्स है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको कि ऑर्गेनिक में चार टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक में तीन टाइप्स हैं, बस उनकी आपने ये याद रखना है कि एक लफ्ज की डेफिनेशन है कि जो वेजिटेटिव मैटर से मिलकर बनते हैं वो कार्बोनेशियस होते हैं, जो एनिमल से बनते हैं वो सिलिशियस होते हैं, जो सी ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनते हैं वो कैल्केरियस होते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक की टाइप थी। अब इनऑर्गेनिक में क्या है,
जो एरेनिशियस हैं वो सैंड से बनते हैं, अर्जिलिशियस हैं वो क्ले से बनते हैं, और रोडिशियस हैं जो ग्रेवल, पेबल्स और बोल्डर से मिलके बनते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डेफिनेशन थी। यहाँ तक आपको कोई सेडिमेंट्री रॉक्स में कोई इशू? मैं दोबारा बताता हूँ, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, उसकी डेफिनेशन। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जनरल साइंस एबिलिटी में हमने चीज़ें बिल्कुल बुलेट फॉर्म में, हमने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है, उसको परेशानी ना हो कि वो चीज़ें सर्च आउट करे। हमने बिल्कुल एक एक लाइन की, दो दो लाइन की डेफिनेशन लिखनी है कि हमारा मतलब जो है ना उस तक पहुंच जाए, एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, और मेरा मकसद भी आपको यही है कि बेसिक चीज़ों को आपको सेंसिटाइज करना कि ये चीज़ें आपको इस तरह लेके चलनी है। ठीक है, तो उसमें पहला आपने क्या करना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स की डेफिनेशन लिख देनी है आपने, सिंपल। सेकंड आपने लिखना है कि सीमेंटेशन और कंपैक्शन की डेफिनेशन लिख दें। देन आपने इसकी क्लासिफिकेशन, पहली है उसकी ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली की 4 टाइप्स लिख देनी है आपने। फिर इनऑर्गेनिक में लिख देनी है पहली मैकेनिकली, उसमें 3 टाइप है। सेकंड है केमिकली। अच्छा, केमिकली में क्या होता है कि अब आप ये देखें, केमिकली में डिफरेंट ऑक्साइड्स और डिफरेंट जो आपके सल्फेट्स होते हैं, उनके रिएक्शन की वजह से जो नए रॉक्स बनते हैं उनको हम केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स कह देते हैं। उसके नाम से पता चल रहा है। मैकेनिकली क्या था, मैकेनिकली जो ब्रोकन मटेरियल मैंने जैसे कहा था। अब मैकेनिकली में पहले है एरेनिशियस, वो सैंड है, वो डिफरेंट सैंड पार्टिकल्स ब्रेकअप होके, मतलब उन्होंने दोबारा उनकी कंपैक्शन होगी, सीमेंटेशन हुई होगी, तो एक नया रॉक बन गया होगा। ठीक है, अब उसमें सेकंड जो था, हमने कहा कि जनाब उसमें वो है अर्जिलिशियस। देन हमने कहा जी उसके अलावा हमें उसका है एरेनिशियस। तो उसमें जो जो चीज़ें हैं, अब वो जो हमने डिस्क्राइब किया कि जनाब आप ये देख लें, इसमें टाइप थी, हाँ अर्जिलिशियस। अर्जिलिशियस हमने कहा क्ले से मिलके बना होता है, तो क्ले डिफरेंट क्ले पार्टिकल की कंपैक्शन सीमेंटेशन से बन गया होगा। रोडिशियस क्या है, वो बन गया होगा ग्रेवल्स, पेबल्स और बोल्डर से। हमें सिर्फ इस हद तक पता होना चाहिए कि वो बनते किस तरह है। ठीक हो गया। अब इसमें हमें परेशान नहीं होना, डेफिनेशन हमने लिखना है सेडिमेंट्री रॉक्स की। फिर आपने क्या लिखना है जी, उसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में जो आपने लिखनी है ऑर्गेनिकली, उसके 4 टाइप्स हैं, एक ही लाइन की डेफिनेशन है। फिर इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में आपने देखना है मैकेनिकली की 3 टाइप्स है, केमिकली की सिंपल एक डेफिनेशन है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको सेडिमेंट्री का? अच्छा अच्छा, लास्ट टाइप इसकी है सर मैकेनिकली की आपने 3 टाइप्स बताई है ना? जी, मैकेनिकल 3 टाइप्स बताइए। ओके सर। अच्छा, लास्ट इसकी टाइप है रॉक्स की मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहली था इग्नियस रॉक्स, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स ना। अच्छा, मेटामॉर्फिक उसका नाम बता रहा है, मेटा मीन चेंज, मॉर्फिक मीन शेप। मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से पता चल रहा है, मेटा मीन चेंज, मॉर्फिक या मॉर्फा MORPHA मीन शेप। मतलब वो रॉक्स जो शेप की तब्दीली की वजह से बने। अब मैं बताता हूँ इसके आसान से एग्जांपल। अब एक इग्नियस रॉक्स है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसकी शेप चेंज हो जाए तो जो नया रॉक बनेगा वो मेटामॉर्फिक होगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि शेप कैसे चेंज हो जाएगी। उसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स है, वो हम डिस्कस करते हैं कि दोज रॉक्स which are formed by igneous as well as sedimentary rocks but different from them, these are formed because of change in shape, as its name depicts that meta means change, morpho means shape. मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलके बनते हैं, लेकिन उनसे डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी शेप चेंज हो जाती है। अब हम देखते हैं शेप किस तरह चेंज होती है। अब 2 फैक्टर है जिससे शेप चेंज होती है। पहला फैक्टर है बाय हाइट, टेम्परेचर एंड प्रेशर।
अब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक्स, मैंने कहा सेडिमेंट्री रॉक्स की केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसमें ऑक्साइड्स हैं या सल्फेट्स हैं, उनको टेम्परेचर ज्यादा मिला तो उन्होंने अपनी कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन हो गया, एक नया कंपाउंड बन गया, है वो सेडिमेंट्री रॉक्स, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया है। जब टेम्परेचर बढ़ा है उसका रिएक्शन चेंज हो गया होगा, जब रिएक्शन चेंज हुआ होगा तो नया कंपाउंड बन गया होगा, तो उस नए कंपाउंड से कंपोजिशन चेंज हो गई होगी, जब कंपोजिशन चेंज हो गई होगी तो नया रॉक बन गया होगा, वो मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक होते हैं जो चेंज ऑफ शेप की वजह से बने। अब चेंज ऑफ शेप दो वजह से हो सकती है, पहली वजह है उसकी हाई टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, पहली उसकी वजह है जी हाई टेम्परेचर और प्रेशर, और सेकंड है चेंज इन स्ट्रक्चर, मे बी केमिकली चीजें इस तरह ब्रोकन होंगे, मे बी कोई जंजला आया हो, मे बी कोई डिस्प्लेसमेंट हुई हो, मे बी हम जिस एटॉमिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे 28 मई को हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमने जाके पहाड़ों में जा किया था, ठीक है। उसके अलावा आप अर्थक्वेक आ सकता है, वोल्केनोज आ सकते हैं, आपका वाटर मतलब उसके जब सॉरी जो डैम्स होते हैं जब उन्हें पानी इकट्ठा होता है तो उससे भी उनका जो बेड फॉर्म होता है वो चेंज हो रहा होता है। तो पहला क्या है, चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेकंड है चेंज इन स्ट्रक्चर, वो चेंज स्ट्रक्चर आ सकता है केमिकली और मैकेनिकल एक्शन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ये एक और देखें, अब हमने पहाड़ों में से रोड बनाने होते हैं, शरह कराक्रम देख लें, अब उसमें मे बी वो उसमें इग्निस रॉक्स हो या मे बी सेडिमेंट्री रॉक्स हो, हमने उनकी तोड़ फोड़ की, हमने रोड बनाना था बीच में से, ठीक है, तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो सकती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, तो शेप ही तो चेंज होनी है। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं जिनकी शेप चेंज हो, जैसे मैंने कहा मेटा मीन चेंज, मॉर्फा मीन शेप, तो अगर हम एक रोड बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से हो, वो इंसानों की मतलब ह्यूमन बीइंग इन्फ्यूज्ड प्रोसेस जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या प्रोसेस है, हमने में भी रोड बनाना हो, हमने कोई डैम बनाना हो, या मे बी हमने कोई ऐसी मतलब हमने डैम बनाया है तो जो हमने उनके स्पिल वेव्स बनाए हैं, स्पिल वेव से पानी हमने इधर उधर निकालना है, तो उस वजह से मे बी हमें कुछ रॉक्स को डिस्प्लेस करना पड़ जाए। तो अब आपको मेरे ख्याल समझ आ गई है कि ये सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स ही होते हैं मेटामॉर्फिक, लेकिन इनकी शेप चेंज होती है। अब शेप किस तरह चेंज होती है, वो दो तरीकों से हो सकती है, बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो आप इसको कहना है बाय हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और बाय चेंज इन स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर चेंज मैकेनिकली भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है। अच्छा, अब इसकी टाइप्स जो है ना वो मेन 5 टाइप्स हैं। अब पहली मेटामॉर्फिक रॉक्स की जो टाइप है उसको हम कहते हैं रीजनल मेटामॉर्फिक, रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये कब बनती हैं, इसकी अब डेफिनेशन मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा। इट इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर imposed over large belt of the crust, के रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं, जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर इम्पोज किया जाए ओवर लार्ज बेल्ट ऑफ क्रस्ट। अब देखिए रेगिस्तान है, ठीक है, अब उसमें सैंड है, सैंड से जो रॉक बनते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जब उन पे धूप पड़ती है या उस पर प्रेशर आता है, मे बी कंपोजिशन चेंज हो जाए, जब कंपोजिशन चेंज हो वो सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक हो जाए। तो रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होते हैं जब एक बहुत बड़े एरिया ऑफ क्रस्ट पे ना टेम्परेचर और प्रेशर इंपोज किया जाता है, तो उससे जो रॉक बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, रीजनल रॉक मेटामॉर्फिक। अब रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स में ना दो टाइप्स होती हैं, जो एक तो होती है, मुझे मोबाइल टाइपिंग का, हाँ, इसमें जो मैंने क्या कि रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स को व्हेन लार्ज या सॉरी व्हेन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इम्पोज्ड ऑन लार्ज एरिया ऑफ क्रस्ट, ठीक है, उसकी दो टाइप्स हैं। पहली है जी जिनीसिस, जिनीसिस रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होते हैं, सॉरी सेंड नहीं हो रहा, एक सेकंड,
हो गया GNEISW। अच्छा जी, ये जो रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वो रॉक्स जब हाई टेम्परेचर प्रेशर एक लार्ज एरिया पे लगे, ठीक है, लार्ज एरिया में रेगिस्तान को हो सकता है, ठीक है, अब उसमें उसको दो टाइप से, पहले उसकी टाइप जो है ना जिनिसिड है। जिनिसिड वो रॉक्स होते हैं जिनमें जो ग्रेन्स हैं रॉक के वो कोर्स होते हैं, वो परफेक्टली डेवलप नहीं होते हैं, वो रफ होते हैं उन जिनका। अच्छा, जो रफ होते हैं, जो कोर्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर हार्ड होता है सॉफ्ट होता है? आप मुझे बता सकते हैं? अच्छा, जिनका ग्रेन्स, हाँ, स्पोर्स वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इस रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स की जो पहली टाइप है वो जेनेसिस है। जेनेसिस के जो ग्रेन्स होते हैं वो परफेक्टली डेवलप नहीं होते, वो कोर्स होते हैं, जो कोर्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। सेकंड है सेकिस्ट, SCHISTS। जो स्किस्ट है ये फाइन ग्रेन्ड होते हैं, ये वेल डेवलप्ड होते हैं, ये फाइन होते हैं, और जो फाइन होते हैं उनकी हार्डनेस ज्यादा होती है। ये सिंपल सी बात। अच्छा जी, पहला आपको हमने टाइप बताई वो था रीजनल। सेकंड इसका जो है ना कांटेक्ट और थर्मल मेटामॉर्फिज्म। सेकंड इसकी टाइप है कांटेक्ट और थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक्स ना। अच्छा, ये कैसे बनते हैं जी? ये आप लिख लें, इसकी मतलब एक आपको दो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, फिर मैं आपको जो है ना ये समझाता हूँ। दोज सॉरी, कांटेक्ट या थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं? इग्नियस इग्नियस इंट्रूजन्स। बल्कि ये ना मुझे मैंने डेफिनेशन को लिख के दूँ ताकि अच्छा, सेकंड टाइप है कांटेक्ट और थर्मल ना। इसको टाइप है कांटेक्ट और थर्मल मेटामॉर्फिक ना। इसकी डेफिनेशन से आप डेफिनेशन में लिखी है, इसमें आप देखें डेफिनेशन में, igneous intrusion metamorphose the immediately surrounding rock by the heat and temperature। इससे igneous intrusion कौन सी है? मैग्मा। मैग्मा अपने इमीडिएट सराउंडिंग रॉक को चेंज कर देता है अपने टेम्परेचर और प्रेशर से। उसके नाम से पता चल रहा है कॉन्टैक्ट एंड थर्मल। कॉन्टैक्ट और थर्मल, इसको कॉन्टैक्ट भी कहते हैं, इसको थर्मल भी कहते हैं, ठीक है। कि जो इग्नियस इंट्रूजन है, मतलब जो मैग्मा है, वो अपने हीट और प्रेशर की वजह से जो उसके बिल्कुल साथ वाला रॉक होगा उसको चेंज कर देगा, उसकी शेप चेंज कर देगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि हीट और प्रेशर से उसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर से उसका जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इग्नियस इंट्रूजन मेटामॉर्फोज द इमीडिएट सराउंडिंग रॉक बाय द हीट एंड टेम्परेचर। इस वजह से जो रॉक बनेगी उसको कॉन्टैक्ट या थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है। उसके नाम से पता चल रहा है कि थर्मल जो है या कांटेक्ट जो है ना वो किस तरह मिलके बनती है। वो जब मैग्मा जो अपने बिल्कुल सराउंडिंग वाले जो रॉक है उसको वो तब्दील कर देता है, ठीक है, अपने हीट और टेम्परेचर की वजह से। थर्ड टाइप जो है ना वो कैटाक्लिस्टिक मेटामॉर्फिक है। इसकी थोड़ी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ी, मैं बार बार कह रहा हूँ ये नो डाउट जी। कांटेक्ट ये यही है जो आप लिख रहे, कांटेक्ट, एग्जैक्टली कांटेक्ट और थर्मल। उसको कांटेक्ट मेटामॉर्फिक भी कहते हैं, उसको थर्मल मेटामॉर्फिक भी कहते हैं। ये कैसे बनती हैं कि जो मैग्मा है अपनी हीट और टेम्परेचर की वजह से अपने सराउंडिंग रॉक्स की जो शेप है उसको चेंज कर देता है।
ये जो थर्ड टाइप है कैटाक्लिस्टिक इसको कहते हैं जी। कैटाक्लिस्टिक इसमें ये क्या, ये these are found along faults where tectonic movements थर्ड टाइप जो है वो कैटाक्लिस्टिक है। कैटाक्लिस्टिक जो है ना ये फॉल्ट्स के अलॉन्ग बनती है। अब आपने पढ़ा होगा कि जमीन जो है वो एक प्लेट नहीं है, जमीन डिफरेंट प्लेट से मिलकर बनती है। अब इसकी मेन कंपोजिशन 8 प्लेट्स हैं, ठीक है, और इसकी सब प्लेट्स 15 प्लेट्स हैं। ये डिफरेंट थ्योरीज हैं, इसकी डाटा चेंज भी हो सकता है। कुछ ने 15 का है, कुछ ने 8 का है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि सिर्फ 2 प्लेट्स हैं मेन, ठीक है। मतलब फॉल्ट्स मुराद ये होते हैं कि जहां पे प्लेट्स आपस में मिलती हैं तो वो कुछ स्मूथली नहीं मिलती, ठीक है, वो जिगजैग शक्ल में मिलती हैं। अगर यूट्यूब पे वीडियो देखें, आप फॉल्ट्स की वीडियो देखें, आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि कैटाक्लिस्टिक मॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो जब प्लेट्स आपस में मिलती हैं एट फॉल्ट पे तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो मैकेनिकली चेंज हो जाता है, तो वहां पे तोड़ फोड़ होती है। तो मैंने क्या कहा था, मेटामॉर्फिक रॉक्स की दो चीजें हैं जिसकी वजह से शेप चेंज हो सकती है। एक हाई टेम्परेचर और प्रेशर है, और दूसरा क्या है, दूसरा चेंज इन स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर चेंज केमिकली हो सकता है, वो मैकेनिकली हो सकता है। अब ये मैकेनिकली है कि जब ये कैटाक्लिस्टिक रॉक्स वो होती हैं जो फॉल्ट के अलॉन्ग पाई जाती हैं। फॉल्ट क्या होते हैं, यहाँ पे क्रैक्स और स्लिप्स होती हैं। कभी वो प्लेट किसी के नीचे मूव कर रही होती है, किसी ऊपर मूव कर रही होती है, या बिल्कुल वो पैरेलल मूव कर रहे होते हैं। तो इस वजह से चीजें वहां पे चीजें ब्रोकन वे होती हैं, ठीक है। तो वो रॉक जो प्लेट्स की सरफेस पे बने, ठीक है, जो उनके फॉल्ट्स पे बने ड्यू टू चेंज इन शेप, उसको मेटामॉर्फिक कहते हैं, कैटाक्लिस्टिक मेटामॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो फोर्थ टाइप है उसको हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल। अच्छा, हाइड्रोथर्मल, इसके नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रो मतलब वाटर और थर्मल, ठीक है। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर बिटवीन रॉक्स एंड सी वाटर, तो उससे जो बनता है उसको हम हाइड्रोथर्मल कहते हैं, ठीक है। कि जब आपको उसका नाम से पता चला हाइड्रोथर्मल ना, कि अब क्या है कि सी वाटर, मैं इसको एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक वोल्केनो है, एक मैग्मा है, जब वो जमीन के ऊपर आता है तो वो बन जाता है लावा। और वो लावा जो है जरूरी नहीं है कि वो किसी खुशकी वाली जगह पे आया है, वो में भी समुंदर से निकला है लावा। तो क्या हुआ है कि उस लावा में बेसिकली क्या थे, मिनरल्स थे, और सी में तो ऑलरेडी पानी था। तो उस हीट की वजह से, लावा की हीट की वजह से और सी वाटर की वजह से जो रॉक बनेगी उसको हाइड्रोथर्मल कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, सी वाटर एंड रॉक है। हाइड्रोथर्मल वो उसके नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मीन वाटर, थर्मल मीन हीट। अब एक जो वोल्केनो है वो जमीन से बाहर आता है और वो सी वाटर में आता है, वो खुश्की वाली जगह पे नहीं आता, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, लावा में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मोटर मिनरल्स होते हैं और वाटर वेपर्स होते हैं। अब मिनरल्स भी उसमें हैं, वाटर वेपर्स भी उसमें हैं, और वो जमीन की सरफेस पे आ गया है, और आया भी वो सी वाटर में है। तो पानी की वजह से और उस लावा में जो मिनरल्स हैं उसकी वजह, मिनरल बेसिकली रॉक्स ही होते हैं ना, तो उस रॉक्स की वजह से, उस हीट की वजह से जो कि लावा की शक्ल में है, प्लस सी वाटर जो पानी है, उस वजह से जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, जो नया रॉक बनेगा, उसको हम हाइड्रोथर्मल कहते हैं। ये बिल्कुल आसान सा एग्जांपल है कि अगर वोल्केनो जो है ना वो सी वाटर में से वो इरप्ट होता है, बाहर आता है, तो उस हीट की वजह से, लावा की हीट की वजह से, और जो सरफेस ऑफ वाटर की वजह से जो रॉक बनेगा उसको हाइड्रोथर्मल कहते हैं। अब इसकी लास्ट जो है ना ये अनलॉक कीजिए। हाँ, अच्छा, इसकी जो लास्ट टाइप है
वो ब्यूरल मेटामॉर्फिक है। इसकी टाइप ये है कि इसकी डेफिनेशन में आपको लिखता हूँ मैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा जी, ब्यूरल के मैंने लिखा है जी। अब देखिए एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। अब जमीन जो है ना, ये मैं आपको आगे वोल्केनोज में और उसमें मैं बताऊंगा कि इसमें जब होता ये है कि जब एक सरफेस से पत्थर टूट के दूसरी सरफेस पे आते हैं तो वो जमीन थोड़ी सिंक नीचे हो जाती है, ठीक है। और उसके रिएक्शन में जो दूसरी जिससे वेट रिमूव होता है, मतलब देखें रॉक्स हैं उसके जो ग्रेन्स हैं ना वो रिमूव हुए हैं और दूसरी सरफेस पे गए हैं। तो जहाँ से रिमूव हुए हैं वहाँ वेट कम हुआ है, और जहाँ पे वो गिरे हैं वहाँ पे वेट ज्यादा हुआ है। तो जहाँ पे वेट ज्यादा है वहाँ थोड़ी सिंकिंग हो जाती है, और जहाँ पे वेट रिमूव हुआ है वो थोड़ा अपलिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम आइसोस्टैटिक रिएक्शन कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब होता ये है कि जब सेडिमेंट्री रॉक्स ग्रेजुअली ब्यूरिड, मतलब थोड़े से वो जमीन के अंदर जाते हैं, ठीक है, वो मतलब दफन इसको कहते हैं, ब्यूरिड दफन होते हैं, मतलब नीचे जाते हैं बाय सिंकिंग ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट के सिंक होने से। तो दे स्लोली हीट अप। क्यों पे हीट अप क्यों होते हैं? अब जब वो जमीन पे थे तो उनका टेम्परेचर और था, जब वो सिंक हुए हैं तो सिंक में मैं क्या कहता हूँ, जमीन के अंदर गए हैं तो जमीन के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब मैंने जैसे मैंने कहा था 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है, सॉरी 32 मीटर के बाद 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब वो सिंक हुए, जब वो ब्यूरिड हुए नीचे गए तो उनका टेम्परेचर बढ़ा। तो अंटिल फॉर एग्जाम्पल सरफेस में उनका टेम्परेचर था 30, नीचे उनका टेम्परेचर हुआ है फॉर एग्जाम्पल 40। तो जब तक वो इक्विलिब्रियम में कब पहुंचेंगे, जब दोनों का 35 हो जाएगा, या अंटिल अनलेस उसका 38 37 हो जाएगा, जब पे दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। जब दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो उसका तो पहले 30 था, अब उसका 37 हो गया। जब उसका टेम्परेचर 37 हो गया तो उसकी वजह से उसमें कोई कंपोजिशन में तब्दीली आएगी। जब मैंने आपसे कहा था कि हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से शेप चेंज होती है, जब शेप चेंज होगी तो डेफिनेटली वो जो है उसमें एक नया रॉक बनेगा। तो जैसी सेडिमेंट्री रॉक्स ये क्रस्ट की सिंकिंग की वजह से नीचे जाते हैं, दे स्लोली हीट अप as they come into equilibrium with the crystal temperature surrounding them। तो जो टेम्परेचर उसके सराउंडिंग होगा उसको अपना लेंगे वो, until unless वो इक्विलिब्रियम में नहीं आते। मैं रिपीट करता हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक जब वो क्रस्ट की सिंकिंग वजह से नीचे जाते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है as they slowly heat up until unless जब तक उनका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। तो इस वजह से टेम्परेचर उनका इंक्रीज हुआ है तो उनमें जो शेप में तब्दीली आई उसको हम ब्यूरल सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अब इसका पहला था रीजनल, जब लार्ज एरिया पे टेम्परेचर की तब्दीली हो। उसमें जेनेसिस था और सेकिस था। जेनेसिस था कोर्स नॉन डेवलप्ड ग्रेन, सेकिस था जो फाइन ग्रेन हो, ठीक है। सेकंड इसकी टाइप थी कॉन्टैक्ट और थर्मल, ठीक है, जो अपने इमीडिएट या सराउंडिंग रॉक्स को अपने हीट की वजह से तब्दील या कॉन्टैक्ट की वजह से उसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। सेकंड थर्ड था कैटाक्लिस्टिक। कैटाक्लिस्टिक क्या था, जो फॉल्ट के लॉन्ग होते हैं। फोर्थ था हाइड्रोथर्मल, जो हाइड्रोथर्मल हीट और वाटर की वजह से हो। और फिफ्थ था ब्यूरल, जो सिंकिंग ऑफ क्रस्ट की वजह से नीचे जाते हैं, उनका टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है यहाँ तक इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचते तो उनकी शेप चेंज होती है। तो ये 5 इसकी टाइप्स थी। तो ये इसका टोटल एरिया सॉरी टोटल टॉपिक थे रॉक्स के। रॉक्स जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। इग्नियस रॉक्स जिसको हमने क्लासिफिकेशन किया था मिनरल की बेस पे, एसिड
एसिडिक इग्नियस रॉक्स और बेसिक इग्नियस रॉक्स पे, फिर हमने सिचुएशन की बेस पे किया था, वो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव था। फिर हमने फॉर्म की बेस पे किया था, उसमें सिल, डाइक, लेपोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ और बैथोलिथ था। फिर हमने सेकंड टाइप पढ़ी सेडिमेंट्री, उसमें सेडिमेंट्री की डेफिनेशन है, देन यू शुड हैव टू डिफाइन कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन। फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन में की तो ऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक में कल्केरियस था जो सी ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है, देन सिलिशियस था जो प्लांट और एनिमल से मिलकर बनता है, थर्ड थी कार्बोनिशियस था जो फॉरेस्ट और स्वैम्प से मिलकर बनता है, और फोर्थ था फ्रोजिनियस, उसमें वो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस थी। फिर इनऑर्गेनिक में मैकेनिकली था, और इनिशियस था जो सैंड से मिलता है, अर्जिलिशियस था जो क्ले से मिलकर बनता है, और रेडिशियस था जो पेबल से मिलकर बनता है, और फिर था केमिकली। ये इसकी थर्ड टाइप थी, और सॉरी इसकी सेडिमेंट्री रॉक सेकंड टाइप थी। थर्ड टाइप थी मेटामॉर्फिक, जो चेंज इन शेप हो, शेप कैसे होता है, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से होता है, या फिर कंटैक्ट की वजह से मैकेनिकली और केमिकली। उसमें पहली टाइप रीजनल थी, देन कंटैक्ट थी, देन कैटेकलिस्टिक थी, फिर हाइड्रोथर्मल थी, और फिर ब्यूरल थी। ये मतलब टाइप थी मेन जो रॉक्स की। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको?